अध्याय 11 ज़ोंबी गिरोह कंग दाफेंग ने उस इमारत में लाशों का पीछा किया। ये सही नहीं हो सकता। लू यिन का दिमाग दौड़ने लगा। चेतना के बिना भी लाशों में खतरे से बचने की सहज इच्छा थी। उत्परिवर्ती मकड़ी बेहद खतरनाक थी और उन्हें कभी भी उसके पास नहीं जाना चाहिए था। उनके साथ 6 महीनों में ये पहली बार था जब उसने उन्हें ऐसा करते देखा था। उनके लिए कंग दाफेंग से भागकर किसी और भयानक चीज की ओर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। क्या ये कोई जाल हो सकता है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उम्मीद करते हुए कि वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन कांग दाफेंग के साथ हुई घटना के बाद वह भी चिंतित हो गया। एक दिन बाद सैनिक एक परित्यक्त टोल स्टेशन के पास रुके, जहां उनका मिशन आखिरकार शुरू हुआ। यह उस मार्ग का हिस्सा था जो नष्ट हो चुका था और जिसकी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले कि वे शुरू कर पाते, एक सैनिक लू यिन के पास दौड़कर आया और बताया, कप्तान, 5 किलोमीटर दूर एक लड़ाई चल रही है। उत्परिवर्ती जानवरों द्वारा साधकों के एक छोटे समूह पर हमला किया जा रहा है। लू यिन ने समूह को बचाने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा और 30 मिनट बाद सैनिक 5 फटे पुराने साधकों को साथ लेकर लौटे। वे सभी भूखे लग रहे थे, लेकिन उसने उनके लिए कोई भोजन लाने का आदेश नहीं दिया। उत्परिवर्ती जानवरों का शिकार करने के लिए बाहर जाने पर सभी को मौत के लिए तैयार रहना था, जबकि उसकी सेना के पास कुछ भोजन था। इसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास और कई लोगों की जान चली गई थी। वह उस भोजन को देने वाला संत नहीं था। अगर ये लोग वास्तव में भूखे थे तो वे खाने के लिए कुछ चूहे ढूंढ सकते थे। इस प्रकार 5 अजनबी केवल ईर्ष्या से देख सकते थे कि सैनिक अपना भोजन कैसे खा रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने लू यिन को आवाज लगाई, जो टोल स्टेशन की छत से नजर रख रहा था। सर, क्या आप हमें कुछ खाना दे सकते हैं? हम आपको जानकारी देकर भुगतान कर सकते हैं। कौन सी जानकारी? लू यिन ने उस आदमी की ओर देखा। आशापूर्ण उत्तर मिला, क्या आप मुझे भोजन देंगे? लू यिन की आवाज ठंडी हो गई। क्या आप मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? नहीं सर, मेरी हिम्मत नहीं होगी। दरअसल कल हमारे पास बहुत सारा खाना था, लेकिन हमें चांदी के कवच के एक विशेषज्ञ ने लूट लिया। लू यिन की नजरें झिलमिला उठी। जारी रखें। साधक ने अपने सूखे गले को शांत करने के लिए कुछ निगला और आगे बोला, नानजिंग में आकाश के दायरे का एकमात्र विशेषज्ञ जल्लाद है, लेकिन जिसने हम पर हमला किया वह उड़ भी सकता था। मुझे लगता है कि यह उसका कवच रहा होगा। वह हमारा खाना चुराने के बाद हमें मारने ही वाला था, लेकिन फिर वह खुद से पागलों की तरह बात करने लगा और अचानक पूर्व दिशा की ओर गोली चला दी। लू यिन को जल्दी ही एहसास हो गया कि वे ऑटन से मिले थे, लेकिन खुद से बात कर रहे थे। ज्यादा संभावना ये थी कि उसने अपनी घड़ी से किसी से संपर्क किया था। क्या वह किसी दूसरे छात्र को बुला सकता था? ये परेशानी वाली बात होगी। जो शान पहले ही एक एलियन को हराने के लिए संघर्ष कर चुका था। अगर और भी थे तो नतीजा अनिश्चित था। उसने आदेश दिया कि समूह को कुछ खाना दिया जाए और फिर आसमान को देखना शुरू कर दिया जाए। उसे किस बात की चिंता थी? नानजिंग की? क्या वह पश्चिम की तरह एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन पृथ्वी पर समय ने उसे प्रेम की भावना दी थी। सच में उसकी यादें केवल 5 साल पहले की थी। उसे पहले अपने जीवन का कुछ भी याद नहीं था। उसे याद था कि अधिक समय उसने पृथ्वी पर महसूस किया था। उसके लिए ये ग्रह ही उसका घर था। लू यिन ने आह भरी। यह अफसोस की बात थी कि वह अभी तक एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, जबकि वह अभी भी कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर सकती थी। वह निश्चित रूप से पूरे ग्रह को बचा नहीं सकती थी। फिर भी उसने जो शान से संपर्क किया और उस आदमी को अपने अनुमान के बारे में बताया। आह, मैं समझ गया, जो शान ने जवाब दिया। जितनी जल्दी हो सके मरम्मत पूरी करो। मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं। ये छात्र शक्तिशाली हैं। अन्य ऋषि। लू यिन का कॉल समाप्त होने पर खुद से ही आश्चर्य हो रहा था। अंत में उसने खुद से ही कहा, मुझे उम्मीद है कि लियू शाओगे मेरा नहीं है, अन्यथा मैं अपना बदला कैसे लूंगा। उस रात आसमान बादलों से घिरा हुआ था, इसलिए तारे नजर नहीं आ रहे थे। निराश लू यिन अपनी कब्ज़गाड़ी में सो रहा था, लेकिन आधी रात को जू सान की चीख से जाग उठा, बॉस, ज़ॉम्बी का झुंड। खुद को झकझोरते हुए लू यिन ने केबल गाड़ी छोड़ी और टोल स्टेशन के ऊपर छलांग लगाई। उसने देखा कि चारों ओर से अनगिनत लाशें आ रही हैं। लू यिन ने सैनिकों से चिल्लाकर कहा, सभी सुरक्षा बलों को सक्रिय करो, उन पर गोलियां बरसाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही देर में लाशें उन पर टूट पड़ी और टोल स्टेशन पर चारों तरफ से हमला बोल दिया। हर जगह जलती हुई स्क्रीनिंग रोली गई और जमीन को जला दिया गया, जिससे कैप्टन चौंक गया, जिसने अभी अभी यह आदेश दिया था। उसने फिर से चेतावनी देते हुए चिल्लाया, सावधान, आग की लपटों को दूर नहीं रखना तो तुम सब जल जाओगे। उस अंधेरी रात में हर तरफ बम की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। हर 10,000 सैनिक उस ज़ोंबी को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे जिसे वे देख रहे थे। कार की ध्वनि धातु की धुंधली आवाजों से भरी हुई थी, क्योंकि कभी कभी गोली ज़ोंबी के मजबूत पंजों से टकराकर उछलती थी, और जब सैनिकों को पंजों से मारा जाता या भीड़ में घसीटा जाता तो चीखें गूंज उठती थीं। बचाए गए 5 साधक इस दृश्य से डर गए। यह अब तक की सबसे बुरी बात थी जो उन्होंने देखी थी। वह निरंतर अपनी तलवार लहराती रही। हर युद्ध से निकलने वाली ऊर्जा की लहर हर युद्ध के साथ साथ ज़ोंबी को चीरती रही। जबकि वह आमतौर पर काफी भयभीत थी, पृथ्वी के दायरे की यह शक्तिशाली महिला वास्तविक युद्ध में निर्दयी थी। लू यिन ज़ोंबी की भीड़ के ठीक बीच में था, अपनी धातु की छड़ से उनमें से बहुतों को हटा रहा था। हालांकि बैलिस्टिक ज़ोंबी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार थे, लेकिन नानजिंग में आपूर्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। हथियारों के भंडार के नष्ट होने से खोई हुई गोलियां अनगिनत ज़ोंबी को मार सकती थीं। वह सिर्फ उतने ही विरोधियों को मारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जितना वह कर सकता था। वह तभी इससे बाहर निकला जब उसकी कमर पर लगे रेडियो से एक घबराई हुई आवाज आई, बॉस, दक्षिण पश्चिम लाइन रहने वाली है। चौंक कर लू यिन उछल पड़ा और ज़ोंबी की भीड़ के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर चल पड़ा। आखिर वहां इतने सारे सैनिकों की जान कैसे गई होगी? NO12.com पर अपडेट्स ढूंढें। वहां एक अजीब ज़ोंबी है जो बहुत शक्तिशाली है। मानव क्षेत्र का कोई भी अधिकारी उसे हरा नहीं सकता। जू सान ने युद्ध के ऊपर अपने सुविधाजनक स्थान से सूचना दी। लू यिन जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी धातु की छड़ को उस जगह पर पटक दिया जहां ज़ोंबी और सैनिक मिले थे। एक बार ने आसमान को चीर दिया और जमीन को चीर दिया। जमीन पर एक स्पष्ट रेखा खींच दी और एक ही बार में दर्जनों ज़ोंबी मारे गए। कई सैनिकों ने मौके का फायदा उठाते हुए पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कुछ ही पलों में 50 से ज्यादा लोगों को खो दिया था। प्रभाव को संभालने में असमर्थ, छड़ एक धमाके के साथ आधी टूट गई। कैप्टन, सावधान, किसी ने चिल्लाकर कहा। भीड़ अनंत लग रही थी। कम से कम 100,000 ज़ोंबी पूरे इलाके को घेरे हुए थे। लू यिन को अपने आसपास के ज़ोंबी को दूर धकेलने के लिए कॉस्मिक आर्ट को सक्रिय करना पड़ा, लेकिन एक लंबे बालों वाला दुश्मन किसी तरह हमले का सामना कर गया और अपनी जगह पर बना रहा। बॉस, यही है। उसने सैनिकों का कत्लेआम किया। रेडियो से जू सान की आवाज गूंजी, लेकिन लू यिन सदमे में उसके सामने मौजूद ज़ोंबी को देख रहा था। उसने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय देखा था। उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता का स्पष्ट संकेत था।
वह उन रक्तलाल गोलाकारों में विचार की चमक को स्पष्ट रूप से देख सकता था, कुछ ऐसा जिसने उसे तब तक चकित कर दिया जब तक कि ज़ॉम्बी ने अचानक बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला नहीं कर दिया। उसके पंजे उसकी ओर बढ़े, हमले के बाद ज़ॉम्बी को 10 मीटर दूर भी मार दिया जब उसने उसे चकमा दिया। यह ज़ॉम्बी पृथ्वी के दायरे में था और कांग दाफेंग से कहीं आगे था, ये झाओ यू के स्तर तक भी पहुंच गया था। लू यिन ने ज़ॉम्बी के हमले पर ध्यान दिया और उसकी लापरवाही के पीछे की संरचना को देखा। अगर उसकी स्पष्ट विशेषताएं न होती तो वह कभी नहीं मानता कि हमलावर ज़ॉम्बी था। ये कुछ हमलों के बाद दहाड़ता हुआ भाग भी गया, भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें फड़क उठी जब उसने उसकी पीठ पर सफेद धागे देखे जो सुबह से उसके अनुमान की पुष्टि कर रहे थे। इस चीज ने कांग दाफेंग को मकड़ी के साथ इमारत में फुसलाया था। बिना कुछ सोचे समझे लू यिन ने टूटी हुई धातु की छड़ को ज़ॉम्बी के धड़ में फेंक दिया। ज़ॉम्बी ने उसे घूरने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन वह दक्षिण की ओर भागता रहा। पूरी भीड़ ने दहाड़ते हुए उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। जूसान, वह कहाँ है? लू यिन चिल्लाया। बॉस, ये 100 मीटर बाद पश्चिम की ओर मुड़ गया, यह उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा से हम आए थे। लू यिन ने अपने पैरों को हिलाया और गायब हो गया, पीछे एक ऐसी छवि छोड़ दी जो तुरंत ही अनगिनत ज़ॉम्बी से घिर गई। जूसान बस विस्मय में अपने सुंदर स्थान से देख रहा, यह एक युद्ध तकनीक क्या थी? लू यिन पूरी गति से लाशों की लहर से बाहर भागा, उसी दिशा में दौड़ा जहां से वे आए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह रास्ता खो चुका था। जब जूसान ने बताया कि वह भी उसे अब नहीं देख सकती, तो वह टोल स्टेशन की ओर पीट करके रुक गई और वेस्टा की घड़ी निकाली। जब उसने अपनी ट्रैकिंग क्षमता को सक्रिय किया तो डिवाइस चमक उठी, जिससे रेंज के भीतर कई उत्कृष्ट वस्तुएं दिखाई दी। वह एक प्रभावशाली 990 की दिशा में भागा, ये जानते हुए कि यह ज़ॉम्बी होना चाहिए। ये संभवतः भीड़ का राजा था, जब तक वह इसे मार देता है, भीड़ संभवतः तितर-बितर हो जाती है। ये स्पष्ट रूप से लू यिन के सैनिकों को हराना चाहता था और कांग दाफेंग इसका पहला शिकार था। अध्याय 12 एस्ट्रल 10 लू यिन को नहीं पता था कि वेस्टा का स्कैनर कितनी दूर तक जा सकता है, लेकिन उसे पता था कि कम से कम 10 मील की दूरी तय करना एक अच्छी संभावना थी। उसने जल्दी से उस जगह का पीछा किया जहां उसे लगा कि ज़ॉम्बी राजा है और जल्दी से टोल स्टेशन से दूर चला गया। पीछे छूटे ज़ॉम्बी गिरोह ने धीरे-धीरे शांति का अनुभव किया, उनमें से अधिकांश एक बार फिर से लक्ष्यहीन होकर इधर-उधर भटकने लगे। जूसान और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। बदबूदार खायां दूर तक फैली हुई थी, घास के टुकड़ों के बीच कभी-कभी हरी आंखें चमकती थीं। लू यिन लगातार अपनी घड़ी देखता रहा और आगे बढ़ रहा था। अगर वह ज़ॉम्बी राजा से छुटकारा नहीं पाता, तो भविष्य में नानजिंग से आने वाली कोई भी सेना इस जगह से गुजरने पर गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। ये जीव पूरे नानजिंग के लिए तबाही का कारण भी बन सकता है। जल्द ही उसे दूर से कर्कश आवाजें सुनाई देने लगीं और वह आवाज के स्रोत का पीछा करते हुए एक खाई के पास पहुंचा, जिसमें से गहरे लाल रंग की चमक निकल रही थी। चांदनी में एक लाल रंग की धुंध फैल गई, जिसकी लाल चमक रात को रोशन कर रही थी। लू यिन को जल्द ही 2 लाल आंखें दिखाई दी, लेकिन उसे एक पल के लिए दूर देखना पड़ा। आग के क्रिस्टल, ज़ॉम्बी राजा आग के क्रिस्टल खा रहा था। दहाड़, लंबे बालों वाला ज़ॉम्बी आसमान में उछला, उसकी बांह पर गहरे लाल रंग की चमक के साथ उसकी ओर पंजे मारता हुआ। हाथ से एक तीखी चमक निकली, जिससे लू यिन को चकमा देना पड़ा। हमले से अतिरिक्त ऊर्जा ने घास के एक बड़े टुकड़े को जला दिया और कुछ ही क्षणों बाद कुछ अग्नि क्रिस्टल ज़ॉम्बी राजा के पीछे गिर गए और जमीन पर टुकड़े-टुकड़े हो गए। लपटें तेजी से हर जगह फैलने लगीं। लू यिन ने रोविंग सटेप का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी राजा की पीठ के पीछे से चमकते हुए उसके मांस से अपनी छड़ी निकाली और उसे प्राणी के सिर में घुसा दिया। ज़ॉम्बी एक पल के लिए अकड़ गया, उसका शरीर अंततः हिल गया और जमीन पर गिर गया। उसके शरीर के भीतर से एक गहरे लाल रंग की चमक फूट पड़ी, आग की लपटें उसे अंदर से बाहर तक भस्म कर रही थीं। लू यिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक ज़ॉम्बी ऊर्जा क्रिस्टल का उपभोग करके क्षमताओं को अनलॉक करने में सक्षम होगा। 10,000 मनुष्यों में से केवल एक के पास कोई भी उपहार था, लेकिन ज़ॉम्बी केवल अग्नि क्रिस्टल को निगल सकता था और उनकी ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। आखिर उच्च जीवन रूप कौन था? ज़ॉम्बी राजा जल्दी ही जलकर राख हो गया, लपटें धीरे-धीरे बुझ रही थीं। तभी वह उस खाई की ओर गया जहां वह क्रिस्टल को निगल रहा था और नीचे एक छेद पाया। जब उसने वहां मशाल जलाई तो लाल चमक देखकर वह चौंक गया, लेकिन वह झटका जल्दी ही उत्साह में बदल गया। एक अग्नि क्रिस्टल जमा। ब्रह्मांड में ऊर्जा क्रिस्टल की हमेशा मांग रही है। एस्ट्रल क्रिस्टल, अग्नि क्रिस्टल, जल क्रिस्टल, ये सभी बेहद मूल्यवान थे। लू यिन ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ कोई जमा मिलेगा, भले ही उसे नहीं पता था कि यह कितना बड़ा था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक खजाना था। उसने निश्चित रूप से ज़ॉम्बी राजा को मारने के लिए ऐसे इनाम की उम्मीद नहीं की थी। चीजों पर विचार करते हुए उसने प्रवेश द्वार को सील करने से पहले बहुत सारे क्रिस्टल निकाले। फिर वह अपने निशान को छिपाने के लिए पूरे क्षेत्र में घूमता रहा ताकि कोई भी उसका पीछा न कर सके। जूसान की तरह ये जगह उसके भविष्य के लिए एक अनमोल संसाधन थी। जैसे ही लू यिन जाने वाला था, उसने अपने पैरों के नीचे एक और गहरे लाल रंग की चमक देखी। वह नीचे झुकी और मिट्टी खोदना शुरू किया। उसे लाल रंग की 2 बूढ़ी औरतें। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई क्योंकि उसे यह एहसास हुआ कि यह कृत्रिम रूप से बनाया गया था, और आगे खोदने पर उसने पाया कि यह एक पतली मुस्कान और लाल रंग की आंख वाला एक मानव सिर था जो ऐसा लग रहा था कि वे उसकी आत्मा को भेदा जा सकता है। उसे लगा कि रोंगटे खड़े हो गए हैं और उसने उस चीज को तुरंत फेंक दिया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और उस चीज को अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी में रख दिया। उसे अपना संयम वापस पाने में थोड़ा समय लगा। आखिर यह क्या था और यहाँ क्यों था? ये स्पष्ट रूप से मानव निर्मित था, इसलिए यहाँ पहले भी कोई रहा होगा। स्पष्ट रूप से कोई बेहतर शिल्प नहीं था, इसका निश्चित रूप से एक उद्देश्य था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जोर से सांस खींचते हुए लू यिन जल्दी से वहां से चला गया। जब तक वह वापस लौटी तब तक ज़ॉम्बी की अधिकांश भीड़ तितर-बितर हो चुकी थी और उसके सैनिक अब स्थिर स्थिति में थे। 1 घंटे बाद जो ज़ॉम्बी बचे थे वे भाग गए थे। टोल स्टेशन के बाहर लाशों का ढेर लगा हुआ था, जिससे इमारत में छिपी हुई गंध भर गई थी, जिससे चूहों की बाढ़ आ गई थी। यह एक अद्भुत दृश्य था। भैया लू, तुम कहाँ चले गए थे? लू यिन ने उससे झुंझलाहट में पूछा। लू यिन ने संभवतः उत्तर दिया, मुझे एक ज़ॉम्बी राजा मिला जो सचेत था। उसी ने इस भीड़ को यहाँ लाया था। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? लू यिन ने आश्चर्य से पूछा। माँ, इसकी सूचना तुरंत जल्लाद को दो। ज़ॉम्बी अब मात्र एक पूर्णकालिक खतरा नहीं रह गए हैं। उनमें शक्तिशाली लोग भी हो सकते हैं। उस राजा ने आज रात हमारे 50 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला। स्थिति की जानकारी मिलते ही लू यिन तुरंत रिपोर्ट करने के लिए चले गए। बॉस, आप कैसे हैं? शूसान ने पूछा। हालांकि ये चिंता की बात नहीं थी, कम से कम लू यिन के लिए तो नहीं। लू यिन की गवाही के बिना शूसान का शिविर में कोई रुतबा नहीं था। मेरे लिए सब कुछ संभाल लो, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, लू यिन ने उससे कहा। हाँ बॉस। ज़ॉम्बी की भीड़ ने लगभग 100 लोगों को दोषी ठहराया था, लेकिन हर किसी से पहले ही ऐसे क्रूर दृश्य का आदी हो चुका था।
सर्वनाश के बाद से अनगिनत लोग मारे गए थे और अधिकांश सैनिकों ने इतने सारे साथियों को खो दिया था कि वे मुश्किल से ही परेशान थे। टोल स्टेशन की छत पर लेटे हुए लुईन अपने ब्रह्मांडीय मूल्य को बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। अंदर का सिर उसे आराम करने में असमर्थ बना रहा था। वह स्पष्ट रूप से पृथ्वी से नहीं थी। यह उन छात्रों ने साथ में क्या लाया था? किस तरह का छात्र ऐसी चीज है? लुई छत पर कूद गया। उसके प्यारे चेहरे पर थकान के स्पष्ट संकेत दिख रहे थे। उन्होंने अपने बगल में बैठकर कहा, जल्लाद इस मामले को जल्द से जल्द सामने तक पहुंचाना चाहता है। सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि हम राजधानी से संपर्क कर सकेंगे और उन्हें भी बता सकेंगे। राजधानी? लुईन ने हंसते हुए कहा, उसे अपने बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन यहाँ एक अनुमान है। अगर हमने यहाँ एक ज़ॉम्बी राजा देखा तो कहीं और क्यों नहीं दिखाई दिया? लुई ने अपने पैरों को गले लगा लिया और दूर तक देखने लगी। विशाल रात्रि आकाश बादलों से ढका हुआ था, जो केवल चंद्रमा की रोशनी से प्रकाशित हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि पृथ्वी पर फिर से शांति कब होगी? वह बुदबुदाई। लुईन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरी रातें अक्सर लोगों को अकेला छोड़ देती हैं और कामजोर कर देती हैं कि अब दिन आने पर चला जाएगा। किसी के डर के कारण समय रुकता नहीं। ग्रहों के विकास में लंबा समय लगता है और परीक्षण अभी शुरू ही हुए थे। शायद केवल 7 ऋषियों को ही यह जानकारी थी जो छात्र अभी आए वे अपनी दुनिया का भाग्य तय करेंगे। पश्चिम और ऑटन महान यू साम्राज्य के साधारण शिक्षण के छात्र थे। वे संभवतः अपने बुलबुल में कूल थे, लेकिन वे वास्तविक उच्च स्तरीय शिक्षण के लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। उन स्थानों से एक कुलीन व्यक्ति के पास शक्तिशाली युद्ध तकनीकें थीं और वह किसी न किसी तरह से आगे था। वे इन विश्वव्यापी कृतियों में मुख्य पात्र थे। जब वह इस बारे में सोच रही थी, उसने एक बार फिर अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी को छोड़ा और लॉ यी की ओर देखा। जाओ थोड़ा आराम करो, मैं आज रात पहरा दूंगी। लुओ यी ने सिर हिलाया और कामजोर मुस्कान के साथ कहा, आप जानते हैं, अगर आपने अभी कुछ अच्छा कहा होता तो हमारे बीच कुछ हो सकता था। N0 वे एल्बन को से अप टू डेट ही वह मुस्कुराया, लेकिन उसने जाते समय कोई ध्यान नहीं दिया। उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। जैसे ही लुओ यी छत से बाहर निकला, आसपास के सैनिक ने बिना सोचे समझे अपना सामान व्यवस्थित कर लिया, जबकि जूसान दूर से जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये सब होते हुए लुईन ने घड़ी निकाली और उसे चालू कर दिया। भले ही उसने उस पर लैपटॉप एक्सेसरीज को अक्षम कर दिया था और पहले तो यूनिवर्सल नेटवर्क से कनेक्ट होने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन अब वह नाजिंग के बाहर थी और अंत में लॉगिन करके देख सकती थी। इस चीज में सभी संदेश और बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी थी। ये प्रभावी रूप से पहचान का प्रमाण था। दुर्भाग्य से प्रोग्रामिंग नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि उसे ऐसा होने की उम्मीद थी, लेकिन लुईन फिर भी निराश थी। ग्रहीय पात्रों में विद्यार्थियों के पास उनके मार्गदर्शक पंजीकृत थे और उनकी मृत्यु के बाद प्रणाली तक पहुंच गई थी। इसका मतलब यह भी था कि लोगों को पश्चिम के निधन के बारे में पता था। वह भारी और आकाश की ओर देखा। उसे पश्चिम के हथियारों के रूप में उजागर होने की चिंता नहीं थी। ग्रहों के परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण थे और ब्रह्मांड युद्ध परिषद के आयोजन में थे, कोई भी उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। महान यू साम्राज्य के लिए, यहाँ तक कि एक आदिम ग्रह जिसने कठिन अंतरिक्ष में कदम रखा था, वह भी उनके क्षेत्र का हिस्सा था। ये परीक्षण केवल उन छात्रों के लिए नहीं था जो वहां आए थे, ये पृथ्वी के लिए भी था। वास्तव में पश्चिम की हत्या किसी भी बुरे परिणाम की तुलना में प्रशंसा पाने की अधिक संभावना थी। ध्यान दें, इस कारण का एक हिस्सा यह था कि उसने हत्या करने में संकोच नहीं किया। पृथ्वी पर प्रवेश करने वाले किसी भी छात्र को परीक्षण के अंत तक बाहरी पृथ्वी संचार से वंचित कर दिया जाएगा। उसी तरह बाहर के लोग केवल देख सकते थे और बोल नहीं सकते थे। ये रक्त और इस्पात के ऐसे परीक्षण थे। मृत्यु किसी भी तरह से असामान्य नहीं थी। लुईन को वेस्टा की स्क्रीन पर कोई नई सूचना नहीं मिली, लेकिन कुछ संदेश थे जिन्हें उसने किनारे पर रख दिया था। वेस्टा, यदि आप 3 महीने के भीतर काम पूरा करने में असमर्थ हैं, तो परिषद छात्रों के दूसरे बैच को परीक्षण के लिए भेजें। कृपया अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। यूनिवर्स यूथ परिषद ने महान यू साम्राज्य की युवा परिषद को भंग करने का फैसला किया है। पुनर्गठन की तारीख अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। यूनिवर्स यूथ काउंसिल ने फैसला सुनाया है कि एस्ट्रल 10 आउटवर्स के फ्रॉस्टवेव वीव में प्रवेश करेगा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। 3 नोटिफिकेशंस में से 2 यूनिवर्स यूथ काउंसिल के थे। लुईन को आश्चर्य हुआ कि ग्रेट यू एम्पायर की यूथ परिषद भंग हो गई थी, लेकिन जब उसने पढ़ा कि एस्ट्रल 10 फ्रॉस्टवेव वीव में प्रकट होने वाला था, तो उसका चेहरा सचमुच चौड़ा हो गया। अध्याय 13। लियू शाओगे एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमियां ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली संस्थाएं थीं। कुल 10 अकादमियां थीं और एंडलेस वीव में एस्ट्रल -9 के अलावा शेष सभी यूनिवर्स में स्थित थे। एस्ट्रल 10 का फ्रॉस्टवेव वीव में जाना बड़ी खबर थी। ये वही जीवन था जिसमें महान यू साम्राज्य था। लुईन की आंखें लगभग चमक रही थीं जब उन्होंने स्क्रीन बंद की, ये जानते हुए कि यह बहुत महत्वपूर्ण था। एस्ट्रल 10 ब्रह्मांड में कई युवाओं के लिए घातक आकर्षण पैदा हुआ, और हालांकि यह पहले उससे संबंधित नहीं था, लेकिन अब उसे अपनी प्रेरणायुक्त योजना बनानी थी। अकादमी में प्रवेश करने के लिए योग्यता, शक्ति और सबसे अधिक अनुभव से शीघ्र सीखने की क्षमता की आवश्यकता होगी। और अभी उस अनुभव को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा मौका था, पृथ्वी का ग्रहीय विकास। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस बार सारे लोग भाग लेने के लिए आए थे। पश्चिम संभवतः उन लोगों में से एक था जो खबर सुनते ही यहाँ पहुंच गया था। हालांकि ये सब उत्साहजनक नहीं था। उसे अभी भी पता नहीं था कि वेस्टा का वास्तविक मिशन क्या था। ग्रह विकास में भाग लेने वालों को सफल होने के लिए कुछ निश्चित कार्य करने थे, और इससे भी बुरी बात यह थी कि अगर छात्रों का ये समूह उस मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो 3 महीने में दूसरा बैच आ जाएगा। कई लोग इस अवसर से आकर्षित होंगे, जिनमें कई शक्तिशाली जातियों या समृद्ध जातियों के लोग भी शामिल होंगे। अगला समूह इस ग्रह पर बेहिसाब दुख ला सकता है। लुईन को थोड़ी चिंता हुई। अगर छात्रों का पहला बैच भी सेंटिनल से बना होता, तो दूसरे बैच में निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो उससे भी अधिक शक्तिशाली होंगे। अपनी सत्ता के साथ वह शायद अपनी जान भी सुरक्षित नहीं रख सकती। उसे कम से कम अगले 3 महीनों में सेंटिनल बनना था, नहीं तो वह सिर्फ तोप का चारा बना रहेगा। उसने अपनी सेना को अगली सुबह काम शुरू करने का आदेश दिया और पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया, क्योंकि वह बस अपनी गाड़ी की छत पर लेटा हुआ था। हुबेई प्रांत के भीतर वुचेंग शहर अब चीन की केंद्रीय भूमि का केंद्र था, जो लाखों जीवित लोगों की रक्षा कर रहा था, और दिन प्रतिदिन भी लोग इकट्ठे होते रहे थे। ये स्थान 7 संतों में से एक लियू शाओगे रेडियंस का शिविर था। ये शीर्षक एक अजीब अंधेरे से आया था जो सर्वनाश के तुरंत बाद शहर के चारों ओर दिखाई दिया था। जब इसे अलग किया गया तो यह चमक रहा था। ये पृथ्वी और इसके गुण लियू शाओगे की युद्ध कृति की नींव थी, और इसने लाखों लोगों की जान बचाई थी। वुचेंग से आकाश की ओर प्रकाश की किरणें पूरे शहर को घेरे हुए थीं। इस प्रकार इसे जीवित लोगों के बीच प्रकाश के शहर के रूप में जाना जाता था। कुछ लोग इसे सदाबहार शहर भी कहते थे। वुचेंग की भूमि का एक भाग प्रकाश की कथाओं द्वारा मध्य वायु में ऊपर की ओर उठा हुआ था, जो आकाश में बहुत ऊपर तैर रहा था। ये रेडियंस का निवास था, जिसे आकाश में शहर कहा जाता था।
इसके नीचे प्रकाश का शिविर था, जहां 1 लाख साधक शहर के केंद्र की रक्षा करते थे। आपके पसंदीदा नॉवेल्स NOVL.com पर आकाश में नगर के ऊपर कोई भव्य महल नहीं था, केवल एक सुंदर प्रांगण था जिसमें कोई छत नहीं थी। जो लोग यहाँ खड़े थे वे बिना किसी बाधा के सूर्य से भरे आकाश की प्रशंसा कर सकते थे, जो एक सुंदर युवक द्वीप के किनारे पर कर रहा था। जब वह अपनी शराब का घूंट ले रही थी तो उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, ये स्वयं रेडियंस था। उसके पास एक और व्रत था। हालांकि ये दिखने में ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी नजरों में गर्व था जो उस खूबसूरत युवक को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। वह बड़बड़ाया, यहाँ सभी संसाधन मौजूद हैं, खास तौर पर प्रकाश के क्रिस्टल। वे ग्रह के बाकी हिस्सों पर 10 साल की बढ़त दे सकते थे, लेकिन तुम उन्हें बर्बाद कर रहे हो। लियू शाओगे ने उस आदमी की तरफ देखा और मुस्कुराया, ऐसा मत कहो फिल। ये सभी क्रिस्टल हमारे हैं, सिर्फ मेरे नहीं। फिल का भाव नरम पड़ गया, इन प्रकाश स्तंभों को काट दो, तुम्हें बर्बाद कर रहे हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू शाओगे ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो क्या आप उन क्षेत्रीय विभाजनों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं और किस बारे में बात कर रहे थे? मां, प्रशिक्षण में कुछ अलिखित नियम हैं। जब तक पूरा से कोई भी छात्र किसी निश्चित क्षेत्र को नियंत्रित करता है, हम उसे नेट पर नीले रंग से चिन्हित कर सकते हैं। अधिकांश अन्य प्रारंभिक चरणों में ब्लू जोन्स के लिए नहीं लड़ेंगे, यह एकमात्र अपवाद है कि वे पहले से ही दुश्मन हैं। तो हुचिंग को पहले ही नीला निशान कर दिया गया है। बेशक, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मैं ही यहाँ आया था? ये प्रशिक्षण पहले से ही काफी क्रूर है, कोई भी इतनी जल्दी मौत की लड़ाई नहीं चाहता। हमें एक दूसरे की धरती पर भी विचार करना होगा। सौभाग्य से मेरी धरती इतनी अच्छी है कि कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। लियू शाओगे ने मंद मंद मुस्कुराकर सिर हिलाया, मैं समझ गया। ठीक है, बाकी सामान कैसा है जिसे देखने के लिए मैंने कहा था? फिल ने अधीरता से पूछा, फिर प्रकाश स्तंभ पर नजर डाली। एक बार फिर उसकी आंखों में झुंझलाहट चमक। अनेक उन आदर्शों को प्रतिबिंबित कर दो, ये बहुत निराश है। लियू शाओगे मुस्कुराए और थोड़ी शराब डाली, चीजें आकार लेने लगी हैं। फिल की चमकें, सच में। जारी करें, लियू शाओगे ने शराब आगे बढ़ाते हुए कहा, इस शराब के गिलास को देखो। फिल ने झिझकते हुए सहज रूप से इधर उधर देखा। इसमें कुछ खास नहीं था, बस अंदर की शराब लगातार हिल रही थी और लहरें मार रही थी, एक के बाद एक चक्कर लगा रही थी। मुझे अपना निजी उत्पाद दे दो, कहते हुए और सुस्त फिल ने बिना किसी सवाल के उसे आगे बढ़ा दिया। कुछ ही देर बाद लियू शाओगे ने गैजेट बंद कर दिया और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब जब मैंने उसे नेटवर्क से हटा दिया है, तो क्या उन्हें पता चलेगा कि मैं उसे नियंत्रित कर रहा हूँ? हम भूल जाओ। उसने कपड़े देखे और मुस्कुराया और ठीक आसमान की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 दिन बाद लुयिन की सेना आखिरकार अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गई। अगर उन्हें रास्ते में संचार लाइनों की मरम्मत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता तो वे पहले ही पहुंच चुके होते। वे 2 दिन चांद को घूरते हुए बिताए गए थे, जिससे लुओई को लगा कि वह मूर्ख है। बेड़ा अचानक रुक गया और जूसान ने उसकी ओर देखा, कुछ गड़बड़ है बॉस। हमने कल से किसी को जीवित नहीं देखा है और आसपास सैनिक गश्त कर रहे होंगे। सैनिकों को आराम करने दो। लुईन उठकर दूर की ओर देखने लगा, सेना से दूर चला गया और अपनी कलाई घड़ी निकाल ली। उसने स्कैनर चालू किया और धीरे धीरे उसकी सीमा बढ़ा दी। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10। उसने जल्द ही सेंटिनल दायरे के नीचे की हर चीज को छान मारा और तब तक चलता रहा जब तक कि उसे आखिरकार 37 किलोमीटर दूर कोई नहीं मिल गया। युद्ध स्तर को देखते ही उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। 2200। जब उसने अपना नक्शा देखा तो उसने एक परित्यक्त शहर देखा जो फ्रंटलाइन से 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। यह उनके रास्ते में ही था। सैनिकों को नीचे बैठाकर लुईन अकेले ही उत्तर की ओर चल पड़ा। उसे यह जानना था कि यह सेंटिनल कोई व्यक्ति है या कोई उत्परिवर्ती जानवर, लेकिन इस सवाल का जवाब यात्रा में 10 किलोमीटर से भी कम समय में मिल गया। उसके आगे साधकों का एक दस्ता था, जिसका मतलब था कि इस परित्यक्त शहर को सभा स्थल में बदल दिया गया था। उसने जिस सेंटिनल को देखा था वह निस्संदेह उन छात्रों में से एक था जो पृथ्वी पर उतरे थे। कुछ देर तक खुद से बुदबुदाते हुए उसने एक बार फिर वेस्टा की घड़ी पर लोकेशन ट्रैकर को सक्षम किया। ट्रैकर के फिर से सक्रिय होते ही कमर तक लंबे बालों वाली सफेद कवच में एक लड़की अचानक 1 दर्जन किलोमीटर से ज्यादा दूर से दिखाई दी। उसने अपनी घड़ी देखी और दक्षिण की ओर उड़ते हुए सूंघी। कुछ ही देर बाद वह आसमान में लुईन की ओर ठंडी निगाहों से घूर रही थी। इस क्षेत्र को नीले रंग से चिन्हित किया गया है, कृपया चले जाएं। सुंदर लड़की को देखकर लुईन की आंखें चमक उठी। शुभ दिन। मैं पैगोडा ग्रह के प्रथम सैन्य स्कूल से यातार हूँ। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, अब यहाँ से चले जाओ, लड़की ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं, जैसे ही उसने अपनी ताकत नीचे की ओर निर्देशित की। रुको, जल्दबाजी मत करो, लुईन ने जवाब दिया। मैं अभी घायल हूँ, कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हें संसाधन दे सकता हूँ, बहुत सारे संसाधन। उसकी निगाहें ठंडी रहीं। तुम सिर्फ एक साधक हो और तुमने ग्रहों के परीक्षण में भाग लेने की हिम्मत कैसे की? तुम इसमें कैसे आ गए? मेरे दादाजी प्रधानाध्यापक हैं, लुईन ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया। उफ, भाग जाओ, लड़की स्पष्ट रूप से परेशान हो रही थी। लुईन ने तुरंत अपने ब्रह्मांडीय वलय से कई अग्नि क्रिस्टल निकाले और उन्हें फेंक दिया। मुझे इससे बचने में मदद करो और मैं तुम्हें इन क्रिस्टल की एक पूरी टोकरी दूंगा। लड़की ने बेपरवाही से क्रिस्टल को पकड़ लिया, लेकिन उनसे निकलने वाली गर्मी देखकर वह चौंक गई। आखिरकार वह नीचे उतरी। तुम्हें ये कहां से मिले? मेरे दादाजी। बेशक, वह एक एक्सप्लोरर हैं, वह जितने चाहें उतने प्राप्त कर सकते हैं। लड़की की आंखें भी चमक रही हैं और वह खून की प्यास से भरी हुई है। लुईन तुरंत पीछे हट गई और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम खिलवाड़ करो। कोई भी विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन वे ये देख सकते हैं कि कौन जीवित रह रहा है, कौन मरा और बाद में किसे मारा। तुम नहीं चाहोगे कि मेरे दादा तुम्हारे पीछे पड़े। लड़की ने इस बारे में सोचा और अपना हाथ ढीला करते हुए कहा, मैं इस ग्रह से जीवित निकलने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे परिणामों से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। लुईन ने राहत की सांस ली। कोई बात नहीं, मेरे दादाजी मुझे एस्ट्रल 10 में भेज सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। कोई भी इनाम तुम्हारा है। अध्याय 14 ऊर्जा क्रिस्टल। लड़की लुईन के इस दावे से नाराज थी कि उसके दादा उसे एस्ट्रल 10 में शामिल करवा सकते हैं। एस्ट्रल कॉम्बैट अकादमी के बाहर की ताकतों को भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है और इस ज्ञान के कारण वह बढ़ रही थी। रुको, मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम मूल निवासी नहीं हो? अपडेटेड नॉवेल्स पर NOVL.com। लुईन ने अपना हाथ उठाया और अपनी पतली हिल फम करने लगी, जिससे आसपास की हवा दब गई और फिर उसे जमीन की ओर धकेल दिया। लड़की चौंक गई क्योंकि धमाके के कारण एक बड़ा गंडा बन गया। शॉकवेव पाम। तो ये गिनती में क्या आता है? लुईन ने आत्मसंतुष्ट होकर पूछा। लड़की बूढ़ी हो गई और वह सोच में पड़ गई। वह यह मानती थी कि यद्यपि शॉकवेव पाम एक सामान्य युद्ध कौशल था, परंतु यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सीख सकता था। इसके लिए उपयोगकर्ता के पास अपने से भी अधिक मजबूत शरीर होना जरूरी था।
किसी भी साधक के लिए इसका उपयोग करना आश्चर्यजनक था। खुद को थोड़ा सा खतरा महसूस करते हुए उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, इससे तुम कम से कम उपयोगी तो हो ही गए। नानजिंग पर कब्जा करने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे साथ कुछ महिमा बांटूंगी। लू यिन चौंक गया, तुम नानजिंग पर कब्जा करना चाहते हो? मैंने सुना है कि जल्लाद नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत शक्तिशाली प्रहरी है। मुझे पता है, मैंने सुना है कि उसने ऑटन को भी अपमानित किया था, लेकिन मैं इतनी दयनीय नहीं हूँ। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उस मूल निवासी को हरा सकते हैं, उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हम तो फिर पता कैसे चले? क्योंकि हम एक ही स्कूल से हैं। अगर हम पास पास उतरते हैं तो हम साथ मिलकर काम करने का वादा करते हैं, जैसा कि दूसरे लोगों ने किया था। मुझे लगता है कि कोई भी आपके साथ सौदा करने के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि आप बहुत कमजोर हो। लू यिन को राहत महसूस हुई कि उसने पश्चिम का समर्थन नहीं किया था। चारों ओर यह महिला ऑटन को जाना था, इसलिए वह वेस्टा को भी जाना होगा। क्या वह कारण हो सकता है कि जो शान द्वारा उसे हटाए जाने के बाद ऑटन उत्तर की ओर भाग गया था? तो फिर उसने अचानक अपनी दिशा क्यों बदली और पूर्व की ओर क्यों चली गई? वह वास्तव में जानना चाहती थी, लेकिन स्वयं को अस्तित्व से रोक रही थी। वह जितनी अधिक अज्ञानी दिखाई देती है, उतनी ही अधिक संभावना थी कि उसका भ्रम उजागर हो। यह महिला उसके साथ मिलकर काम करना चाहती थी, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से ऑटन से किसी तरह की दुश्मनी थी या ऑटन ने कोई दूसरा सहयोगी ढूंढ लिया था। कोई रास्ता नहीं सूझता कि कौन सा विकल्प सही था। नानजिंग खतरे में था। ठीक है, मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे पहले खुद को मजबूत करना होगा, उसने अंततः अपने सवाल का जवाब दिया। वेस्टा से बरामद फॉर्मकास्ट मॉडल का इस्तेमाल 3 सीमित तक किया गया था और वेस्टा ने इसे सीकर बनने से पहले 2 बार इस्तेमाल किया था। यही कारण था कि उसने पहली बार लड़की से संपर्क किया था, लेकिन वह उसे हराने के लिए बहुत मजबूत थी। कोई जरूरत नहीं, लड़की ने भौहें सिकोड़ी। मुझे कम से कम अपनी चोटों से ठीक होने की जरूरत है। उसने विरोध किया। इस पर उसकी नजर उस पर पड़ी, लेकिन फिर भी वह उसे साथ लेकर सभा स्थल की ओर उड़ी। लू यिन ने रास्ते में लगभग 200,000 बचे हुए लोगों को देखा और उनमें से एक बड़ा हिस्सा साधक थे। ज्यादातर सैनिकों ने जो शान के शिविर की वर्दी पहनी हुई थी, इस महिला ने संभवतः अग्रिम मोर्चे पर नियंत्रण कर लिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, नानजिंग में वह जल्लाद आदमी बहुत प्रभावशाली है। वह 80,000 साधकों को अपने साथ रखने में कामयाब रहा और फिर भी दूसरे क्षेत्र के साथ संचार खोलने की कोशिश करने के लिए 20,000 अन्य साधकों को अग्रिम पंक्ति में भेजने में सक्षम था। इस समूह में 6 साधक थे, लेकिन मैंने 2 को मार दिया और एक अन्य उत्परिवर्ती जानवर के कारण मर गया, इसलिए मेरे पास अभी केवल 3 ही बचे हैं। महिला ने सैनिकों के बारे में जानकारी साझा की और उसे शिविर के भीतर एक विला के शीर्ष पर ले गई। ओह हाँ, मैं अभी भी आपका नाम नहीं जानता, लू यिन ने कहा। जेरल्डिन, लड़की ने उतरते ही जवाब दिया। मास्टर, जल्लाद की सेना की एक और टुकड़ी लगभग 30 किलोमीटर दूर डेरा डाले हुए है। लू यिन ने नवागंतुक की ओर मुड़कर देखा कि वह कौन था। वह व्यक्ति भी लू यिन को देखकर स्पष्ट रूप से भ्रमित था, लेकिन लू यिन ने उस व्यक्ति पर तुरंत हमला किया और जेरल्डिन के हिलने से पहले ही शॉकवेव पाम से उसकी छाती पर वार किया। हमले के बल से वह व्यक्ति छत से नीचे गिर गया और उसके मुंह से खून निकल आया। उसके गिरने से नीचे भीड़ में काफी हलचल मच गई। ये किस लिए था? जेरल्डिन ने गुस्से से कहा। ये वही कमीना है जिसने मेरे उतरने पर मुझ पर हमला किया था। यही कारण है कि मैं पहले घायल हो गया था। लू यिन ने सही उत्तर दिया। वह कब हुआ? उसने ठंडे स्वर में पूछा। जिस दिन हम उतरे, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। कहाँ? लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में, लू यिन ने उसे आक्रोश से देखते हुए कहा। क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो या तुम्हें उस आदमी की परवाह है? अपने शब्दों से सावधान रहो, जेरल्डिन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। मुझे एक साधारण मूल निवासी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप मेरे अनुयायियों को नहीं मार सकते। सिर्फ एक देशी। लू यिन को स्पष्ट रूप से परवाह नहीं थी। वह अभी भी मेरे अधीनस्थों में से एक है, जेरल्डिन ने गुस्से से कहा। लू यिन नाराज हो गया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। वैसे 30 किलोमीटर दूर जो सैनिक हैं, वे मेरे हैं, क्या मुझे उन्हें यहाँ लाना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरल्डिन ने उसे अनदेखा किया और पीछे मुड़कर नानजिंग और फिर अपनी घड़ी की ओर देखा। लू यिन ने जमीन की ओर देखा और राहत की सांस ली। जिस आदमी पर उसने हमला किया था, वह ली होंगलियांग था, जिसने उसे वेस्टा की मौत के बाद देखा था। वह आदमी जानता था कि उसने ही वेस्टा को मारा था। अगर उसे बोलने दिया जाता तो चीजें जटिल हो जाती। इस लड़की पर चुपके से हमला करने से शायद काम न चले, इसलिए उसे अपना समय बिताना पड़ा। जेरल्डिन की उपस्थिति ने अग्रिम मोर्चे पर तबाही मचा दी थी और सैनिक या तो भाग गए थे या उसके अधीन हो गए थे। चूंकि लू यिन पूरे दिन नानजिंग से संपर्क नहीं कर पाया था, इसलिए वह चिंतित हो रहा था और उचित उपाय करने की कोशिश कर रहा था। वह लुओ ही, जूसान और सभी सैनिकों को जेरल्डिन के एकत्र होने के स्थान पर ले आया और उसके अधीन 2 कप्तानों से भी मिला और उन्हें रात में उसकी तलाश करने से पहले चुप रहने की चेतावनी दी। तुम्हें क्या चाहिए? स्टार क्रिस्टल। जब उसने उससे सवाल पूछा तो उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। लू यिन ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें 10 गुना राशि लौटा दूंगी। जेरल्डिन को संदेह हुआ। आपके पास अग्नि क्रिस्टल हैं, लेकिन कोई सितारा क्रिस्टल नहीं। लू यिन ने जवाब दिया। मैंने उन सभी का इस्तेमाल कर लिया। जेरल्डिन हिचकिचा रही थी। पृथ्वी पर उत्परिवर्ती जानवरों से ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते थे, लेकिन स्टार क्रिस्टल अलग थे। हर ग्रह और पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी अनूठी ऊर्जा होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रशिक्षण विधियां होती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति या स्थान क्या है। स्टार क्रिस्टल में मौजूद स्टार ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है और सभी प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्रिस्टल केवल उन जगहों पर ही उत्पादित किए जा सकते हैं जो ब्रह्मांड के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जबकि पृथ्वी वर्तमान में केवल आग और बर्फ जैसे विशेष ऊर्जा क्रिस्टल का उत्पादन कर सकती है। हालांकि यहाँ के छात्रों को वास्तव में उन प्रकार के ऊर्जा क्रिस्टल की भी आवश्यकता थी। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? ठीक है, तो चलो व्यापार करते हैं, लू यिन ने कहा। जेरल्डिन ने लू यिन की ओर देखा। किससे? लू यिन ने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से अग्नि क्रिस्टल का ढेर निकाला। ये। जेरल्डिन की आंखें चमक उठीं और वह सोचने लगी कि वह उन्हें कितने में खरीदेगी। विनिमय दर इस बात पर निर्भर करती थी कि वह कहाँ है, और लू यिन के पास स्पष्ट रूप से स्टार क्रिस्टल नहीं थे, इसलिए इस बातचीत में उसका लाभ था। अंततः वह एक संख्या पर पहुंची। मैं तुम्हें 5 दे सकती हूँ। लू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये हास्यास्पद है। इन अग्नि क्रिस्टल को कम से कम 20 स्टार क्रिस्टल के बदले में बदला जा सकता है। ये 300% लाभ है। आपकी पसंद, जेरल्डिन ने अहंकारपूर्वक उत्तर दिया। उफ, ठीक है, लेकिन फिर मेरी एक और शर्त है। मुझे मेरी युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने में मदद करें। पक्का कोई भी समय। अपने अंगूठे के आकार के 5 पारभासी क्रिस्टल स्वीकार करते हुए लू यिन प्रशिक्षण के लिए चला गया। उसके जाने के बाद जेरल्डिन ने उत्साह से अग्नि क्रिस्टल को अपने पास रख लिया।
ये चीजें उसके लिए अन्य साधकों की तुलना में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थीं। वह अग्नि आधारित तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली एक व्यक्ति थी, इसलिए इस सौदे से उसे जो लाभ हुआ वह लू यिन की अपेक्षा उसके लिए कहीं ज्यादा बड़ी जीत थी। वह सोचने लगी, पगोडा ग्रह, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या ये क्रिस्टल वहां से आ सकते हैं? लू यिन ने जेरेल्डिन को काबू में ही मुस्कुराना शुरू कर दिया। हालांकि विनिमय दर बहुत बुरी थी, लेकिन वह मुफ्त में अग्नि क्रिस्टल प्राप्त किए हुए थे। आने वाले छात्रों के अलावा पृथ्वी पर किसी के पास एक भी स्टार क्रिस्टल नहीं था। वेस्टा ने कॉस्मिक रिंग भी नहीं रखी थी, लेकिन जेरेल्डिन स्पष्ट रूप से अधिक धनवान थी, इसलिए संभवतः वह उससे अधिक उपयोगी चीजें प्राप्त कर सकती थी। वह एक ऐसा विला है जहां लोग चुपके से हमला करने से रोकने के लिए कुछ अग्नि क्रिस्टल को दफना दिया, लिविंग रूम में जाने से पहले सभी फर्नीचर को साफ किया और कमरे को ऊर्जा से भरने के लिए एक स्टार क्रिस्टल लगाया, को कुचल दिया। फॉर्मकास्ट मॉडल का उपयोग करने के बाद एक साधक अपने आसपास से सीधे स्टार ऊर्जा को ध्वनि करने में सक्षम होगा, लेकिन गति उनके कौशल पर निर्भर थी। इस कारण से कई लोग स्टार क्रिस्टल इकट्ठा करते थे और फिर ऊर्जा को एक छोटे से स्थान में फूटने देते थे और अपनी साधना की गति को काफी बढ़ा देते थे। कई शक्तिशाली समूह इन शक्तियों के भंडार के लिए लड़ रहे थे। अध्याय 15, नानजिंग की लड़ाई। लू यिन ने कभी नहीं सोचा होगा कि वह पृथ्वी पर प्रशिक्षण के लिए स्टार क्रिस्टल का उपयोग करने में सक्षम होगा। कॉस्मिक आर्ट के साथ अपनी प्रशिक्षण गति को दोगुना करने के साथ उसकी अवशोषण दर जेरेल्डिन जैसे छात्रों से कहीं आगे निकल गई। उसे विश्वास था कि वह पूरे महान यू साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक होगा। ये बहुत पहले की बात नहीं थी कि एक पूरा क्रिस्टल खा लिया गया था, जिससे उसके शरीर में स्टार ऊर्जा की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। वह जल्दी से अगले पर चला गया, उसे कुचल दिया और भीतर से ऊर्जा खींच ली। स्टार क्रिस्टल की बहुतायत का मतलब यह नहीं था कि कोई व्यक्ति आसानी से अपने वर्तमान दायरे के शिखर पर पहुंच सकता है। यहां तक कि उनमें भी कुछ हद तक अशुद्धियां थीं और खुद को शुद्ध करने के लिए किसी को अभी भी फॉर्मकास्ट मॉडल की आवश्यकता थी। केवल मेल्डर ही स्टार क्रिस्टल से ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे और अशुद्धियों को खुद ही दूर कर सकते थे। नीचे वालों की ऊर्जा सीमा कम थी और उनका मुकाबला स्तर भी अस्थिर था। उन्हें प्रशिक्षण के लिए स्टार क्रिस्टल पर भी निर्भर रहना पड़ता था, जो आसानी से नहीं मिलते थे। यही कारण था कि वे ज्यादातर सैनिक और युद्ध दास ही थे। कुल 5 सितारा क्रिस्टल को अवशोषित करने के बाद लू यिन अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। वह पृथ्वी के दायरे के शिखर पर पहुंच गया था, जो अभी भी एक साधक की सीमा है। प्रेरी बनने के लिए केवल एक ही कदम की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मकास्ट मॉडल की आवश्यकता थी। वह विला की छत पर लेट गया और पूरी रात सोता रहा। अगली सुबह उठते ही जेरेल्डिन के पास गया और कहा, चलो द्वंद्व युद्ध करते हैं। जेरेल्डिन उसकी स्पष्टवादिता से अचंभित रह गई। क्या तुम्हें पता है कि अभी समय क्या हो रहा है? मैं एक साधक हो सकती हूँ, लेकिन मैं एक लड़की भी हूँ, तुम्हें पता है। एक आदमी इतनी सुबह मुझसे लड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? लू यिन को पता था कि वह मुश्किल में पड़ गया है, लेकिन वह वास्तव में खुद और एक कुलीन प्रेरी के बीच का अंतर जानना चाहता था। उसने आह भरी, तो मैं दोपहर में आऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो हम लड़ सकते हैं। जेरेल्डिन ने उसे रोक लिया। उसे नहीं लगता था कि वह बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है। अगर उसके पास शॉकवेव पाम न होता तो वह उसके साथ सहयोग भी नहीं करती। दोनों ने एक खाली जगह ढूंढी और अपने बीच 10 मीटर की दूरी बना ली। दोनों तरफ से जानवरों जैसी गुर्राहटें गूंज रही थीं। तेज हवाओं में खून का हल्का सा निशान बह रहा था। शुरू करो, मैं पलटकर वार नहीं करूंगी, जेरेल्डिन ने गर्व से कहा। लू यिन ने अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाई और फिर उसे छोड़ दिया। हवा को कपड़े की तरह चीरते हुए उसके तने हुए पैर सीधे हो गए और उसे आगे की ओर उछाल दिया। जब वह अपनी हथेली को फैलाकर आगे बढ़ा तो हवाओं ने उसके पास की जमीन को चीर दिया। शॉकवेव पाम की ताकत देखकर जेरेल्डिन हैरान रह गई। उसने शुरू में एक हाथ से बचाव करने की योजना बनाई थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे दोनों हाथ उठाने पड़े। फिर भी हवा की धाराओं के बहने से एक विस्फोट हुआ। धरती कुछ मीटर चौड़े गड्ढे में विभाजित हो गई। वह चौंक कर बोली, काफी शक्तिशाली। मेरे स्कूल के कुछ सेंटिनल्स के पास भी इतने शक्तिशाली हमले नहीं हैं। इससे एक गुप्त हमला संभवतः 2 के से कम लड़ाकू स्तर वाले सेंटिनल को मार सकता है। लू यिन ने उस जवाब पर मुस्कुराया। उसने वास्तव में वेस्टा को मारने के लिए शॉकवेव पाम का इस्तेमाल किया था। हालांकि वह हमला आज के मुकाबले उतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वेस्टा का मुकाबला स्तर 2000 भी नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा और समान शक्ति के साथ एक और हमला किया, जिससे जेरेल्डिन जमीन में और भी गहराई तक धंस गया। अपने हाथों को सुन्न होते हुए महसूस करते हुए उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बस तुम्हारे हमले मुझे कुछ नहीं करेंगे। मैं पहले ही 2 के की सीमा पार कर चुकी हूँ। तुम जानते हो कि मेरी शक्ति नीचे के किसी भी व्यक्ति से अलग है। आखिरी एक, लू यिन चिल्लाया और इस बार उसके दाहिने हाथ की सतह पर हल्की तारों की रोशनी चमक उठी। चांद उसकी हथेली के चारों ओर घूम गया, जबकि चारों ओर हवा का प्रवाह वैसा ही था जैसा जब उसने शॉकवेव पाम को सक्रिय किया था। ये कॉस्मिक पाम था जो कहीं अधिक शक्तिशाली था। जेरेल्डिन का दिल धड़कने लगा क्योंकि यह उस पर गिर गया। शरीर एक छाया में गायब हो गया क्योंकि 100 मीटर के भीतर सब कुछ टूट गया था। एक विस्फोटक ने चारों ओर की हवा को विकृत कर दिया। जेरेल्डिन की आकृति 1 दर्जन मीटर दूर फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई थीं। वह क्या था? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लू यिन मुस्कुराई, यह एक चाल है जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी, एक्सट्रीम शॉकवेव पाम। जेरेल्डिन की आंखें सिकुड़ गईं। वह कॉस्मिक पाम को पहचान नहीं पाए, लेकिन यह हमला आम शॉकवेव पाम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसे भी इससे खतरा महसूस हुआ, जिससे वह गंभीरता से टिप्पणी करने लगी, मैंने सुना है कि शॉकवेव पाम में कई परतें हो सकती हैं, क्या ये दोहरा हमला होगा? लू यिन ने कंधे उचकाए, शायद, मुझे लगता है कि नाम थोड़े अलग हैं। इस मुकाबले के बाद जेरेल्डिन अपने अहंकारी भाव में वापस नहीं लौटी, बल्कि शांति से बोली, डबल शॉकवेव पाम के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक जरूरतें होती हैं। बहुत से सेंटिनल भी इसे हासिल नहीं कर सकते, कम से कम मेरे स्कूल में तो नहीं। तुम वाकई बहुत मजबूत हो। सेंटिनल बनने के बाद तुम कुलीनों के बराबर पहुंच पाओगे। शायद तुम यू अकादमी में भी जगह बना सको, साम्राज्य की सर्वोच्च अकादमी। मैं, लू यिन ने चौंकने का नाटक किया। संभवतः शरीर की ताकत आशाजनक है। ठीक है, मैं थक गया हूं, मैं चलता हूं। लू यिन ने जेरेल्डिन के जाने से पहले उसके चेहरे को देखा और फिर हाथ उठाकर देखा। एक दोस्ताना द्वंद्व एक बात थी, लेकिन उसने ये भी जांच लिया था कि क्या उसके लिए उसे लड़ाई में हराने का कोई मौका है। लड़की की प्रतिक्रियाएं तेज थीं और उसने महत्वपूर्ण क्षण में चकमा देने के लिए अपने पैरों की तकनीक का इस्तेमाल किया था, एक कुलीन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए। हालांकि वह खुद भी बहुत खराब नहीं था। उसने अभी भी उस पल अपने हमले की शक्ति को रोक लिया था जब वह चकमा दे रही थी। अगर उसे लगा कि यह उसकी सीमा है तो उसे आश्चर्य होगा। नानजिंग से संपर्क करने में असमर्थ, लू यिन ने लुओली और बाकी लोगों को जेरेल्डिन के अधीनस्थों के साथ असेंबली ग्राउंड में शामिल होने के लिए कहा। लड़की को नए आगमन या उसके स्पष्टीकरण की परवाह नहीं थी, लेकिन 2 दिनों के बाद लुओली उसे खोजने के लिए आया।
भाई लू, हम यहाँ कब तक इंतजार करेंगे? उसने पूछा और लू यिन को घूर कर देखा। उसने 2 फ्रंटलाइन कप्तानों से सुना था कि यह एक विश्वसनीय बिंदु है, लेकिन वह अभी भी ऐसा लग रहा था कि कुछ पंक्तियां हैं। यहाँ के लोग एक डायरे ऑफ स्काई पावर हाउस का जिक्र करते रहते थे, वह कहाँ से आया था? इतना सवाल मत करो, लू यिन ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वह अपना प्रश्न जारी रखना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया क्योंकि वह आकाश की ओर देख रही थी। लू यिन ने भी उसी तरह ऊपर देखा, जब जेरल्डिन एक चिंतित भाव के साथ नीचे उतरी। चलो, ऑटन की टीम नानजिंग चली गई है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चौंक कर लू यिन ने तुरंत अपनी बांह पकड़ ली और उसे नानजिंग की ओर उड़ गया। पीछे रह गए चौंके हुए लुओ यी ने देखा कि लड़की ने उस एलियन के समान कवच पहना हुआ था, जो कुछ समय पहले नानजिंग पर हमला करने की कोशिश की थी। पास में जू सान भी उसी तरह के आश्चर्यजनक भाव के साथ चला गया। जेरल्डिन ने कहा कि आकाश से नानजिंग की ओर उड़ना संभव था। उड़ी, हवा चीख रही थी क्योंकि वे आकाश में उड़ रहे थे। लू यिन को साथ लेकर चलने के कारण वह संभवतः अपनी उच्चतम गति तक नहीं पहुंच पाए। NO12.com पर पीडेट्स ढूंढें। तुम्हें कैसे पता है कि ऑटन जिलिन की ओर जा रहा है? लू यिन ने हवा में चिल्लाकर कहा। ये तुम्हारा काम नहीं है। याद रखो, हमारा लक्ष्य नानजिंग को छीनना है, इसलिए उसी के अनुसार काम करो। निश्चित रूप से अकेले वहां कोई नहीं गया है और उसका सहायक कामजोर नहीं होगा। सावधान रहो। लू यिन की नजर भारी थी। अगर ऑटन ने जेरल्डिन को छोड़ने का फैसला किया था, तो इसका मतलब था कि उसका नया चयन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उनके अनुमान के अनुसार वेस्टा का मुकाबला स्तर लगभग 1500 था। ऑटन 2000 के करीब था, जबकि जेरल्डिन उससे थोड़ा आगे था। ऑटन का नया सहायक सैमसंग 2000 से कहीं अधिक होगा, और यह होना नहीं था कि केवल एक ही होगा। दक्षिण की ओर देखते हुए वह केवल यह उम्मीद कर सकती थी कि जो शान उन्हें तब तक रोके रख सकती है जब तक वे वहां तक नहीं पहुंच जाते। आधे घंटे बाद जेरल्डिन और लू यिन जल्दी ही नानजिंग के करीब पहुंच गए। 2 आकृतियां पहले से ही शहर के ऊपर तैर रही थीं। एक रतन था जिसका कवच का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था, और उसके बगल में एक युवक था जिसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था। नानजिंग में बचे हुए लोग निराशा में ऊपर देख रहे थे। आकाश के दायरे में 2 शक्तिशाली जो शान के आकाश में उड़ते ही झोंकशान में भयंकर गति से बज उठा। जब वह ऑटन से 200 मीटर की दूरी पर रुका और शांति से पूछा, तुम फिर से? ऑटन ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या यह अफसोस की बात नहीं है कि तुमने मुझे पहले नहीं मारा? जो शान ने काले सिकोड़ते हुए कहा, सचमुच दुखी। दुख की बात है कि उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चलो मैं उसे अपने सीनियर टेरेंस से मिलाता हूँ। टेरेंस के शरीर से निकलती ऊर्जा को महसूस करते हुए जो शान को लगा कि उसका दिल डूब रहा है। ये व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली था। टेरेंस ने जल्लाद को घूरते हुए कहा, सोचिए, मूल पड़ोसियों में कोई इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूँ। उसके साथ तर्क करने का कोई मतलब नहीं है, सीनियर। ये स्थानीय लोग इतने जिद्दी हैं कि सहमत नहीं होते। टेरेंस ने उस पर झल्लाते हुए कहा, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बीच में मत टोको। ऑटन तुरंत नम्र हो गया। उसने अपनी सहमति में बड़बड़ाते हुए जो शान को दांत पीसते हुए देखा। उसके आंखों में आंसू भर गए। मेरे लिए तुम्हारा पीछा करना असंभव है। अगर तुम नानजिंग पर कब्जा करना चाहते हो तो पहले मुझे हराओ। जो शान ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी पकड़ी, शहर पर लड़ाई से बचने के लिए उत्तर की ओर उड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से यह उसका निर्णय नहीं था। वह मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था जब ऑटन ने झोंकशान की ओर तलवार का विस्फोट किया, जिससे पहाड़ के एक कोने के मार से चीख पुकार मच गई। तुम मौत को न्योता दे रहे हो, जल्लाद ने चिल्लाते हुए ऑटन की ओर बढ़ते हुए कहा। कुछ मिनट बाद जेरल्डिन और लू यिन अंततः नानजिंग तक पहुंच गए। सब जगह चीख पुकार की आवाज से भर गया था। अनगिनत लोग झोंपड़ों के खतरों से भाग रहे थे। कई बड़े घाव धरती को चीरकर अलग कर चुके थे, अपने आसपास की हर चीज को निगल चुके थे, जबकि हवा में अभी भी कुछ नियत हुई ऊर्जा गूंज रही थी। यहाँ तक कि बादल भी उड़ चुके थे। नानजिंग में जो शान ने मुंह में खून थूका और अपने विशाल तांबे पर झुककर आकाश की ओर देखा। टेरेंस और ऑटन ऊपर से उस पर चुटकी ले रहे थे। पूर्व ने एक पल के लिए कहा, बुरा नहीं है, तुम मेरे स्कूल में टॉप 15 में भी हो सकते हो। दुर्भाग्य से तुम मुझसे मिल चुके हो। अध्याय 16, ब्रह्मांडीय हथेली की शक्ति। नानजिंग की पश्चिमी दीवार से अचानक आसमान की ओर एक प्रकाश की किरण निकली, जिसका लक्ष्य ऑटन था। उसने अपनी ब्लेड से इसे विक्षेपित कर दिया, लेकिन प्रभाव ने फिर भी मध्य हवा में विस्फोट कर दिया। इसने उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव जगाया, लेकिन ऐसी चीजें ही सटीक कारण थी कि उन्होंने शहर के भीतर ही हमला किया था। यहाँ तक कि इस मूल ग्रह के पास भी आसमान में प्रवेश करने की तकनीक थी, और उनके पुराने हथियार एक महत्वपूर्ण खतरा थे। जेरल्डिन और लू यिन नानजिंग में उतरे। लू यिन ने आश्चर्य से कहा, वह वास्तव में टेरेंस को साथ लाया है। टेरेंस? लू यिन हैरान था। प्रथम सैन्य स्कूल में शीर्ष 3, युद्ध स्तर 2500 से अधिक। लू यिन का दिल बैठ गया। क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो? मैं ऑटन से निपट लूंगा। हाँ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। लू यिन ने सिर हिलाया और जो शान की स्थिति की ओर दौड़ा और देखा कि नानजिंग की दीवारों से ऊर्जा की और अधिक किरणें एलियन की ओर बढ़ रही थीं। मैं इस एक को मारने के बाद तुम लोगों से मिलने आऊंगा, ऑटन ने अधीरता से कहा, जमीन पर जो शान की ओर भागते हुए। जल्लाद ने अपने दांत पीस लिए और अपनी कुल्हाड़ी से उसे हटाने के लिए तैयार हो गया। वह टेरेंस के लिए भी एक चुनौती हो सकता था, लेकिन ऑटन के ऊपर होने के कारण उसने जल्दी ही युद्ध पर नियंत्रण खो दिया। तलवारबाज जल्दी ही जमीन पर उसके ठीक बगल में आ गया, जिससे नानजिंग की बैलिस्टिक बेकार हो गई। लू यिन ने युद्ध के निकट पहुंचते ही अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से एक अग्नि क्रिस्टल पकड़ा और उसे आसमान में उछाल दिया। ये काफी आकर्षक था, लेकिन ऑटन और जो शान युद्ध में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। टेरेंस ने नजर घुमाई और उसकी आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन उसे भी इस बारे में सोचने का समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस होता। वह जल्दी से घूमा, हवा में एक पत्ते की तरह लहराता हुआ वह जेरल्डिन के दूसरे वार से बचता हुआ, तुम? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेरल्डिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से एक अग्नि क्रिस्टल निकाला और उसे कुचल दिया। फ्लेम पाम, उसने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण जल रहा था और हमले के लिए उसके हाथ में आग को संघनित कर रहा था। तुम मर चुके हो, टेरेंस ने खून थूकते हुए गुर्राते हुए कहा। उसकी अपनी दाहिनी हथेली शॉकवेव पाम के लिए हवा को पकड़ रही थी। आग और हवाओं ने धरती को अपनी चपेट में ले लिया और दोनों हाथ एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे 100 मीटर के दायरे में सभी इमारतें नष्ट हो गईं। विशाल लपटें हवा के प्रवाह से ऊपर की ओर बह रही थीं, बिल्कुल एक नाचते हुए उग्र सांप की तरह। जेरल्डिन पीला चेहरा लिए कुछ कदम पीछे हट गई। टेरेंस की शॉकवेव पाम लू यिन की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, और अगर वह अपनी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल भी करती तो भी उसका सामना करना मुश्किल था। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए भी यह आसान समय नहीं था। अग्नि तकनीक पहले से ही शक्ति पैमाने के उच्च अंत पर थी, और अग्नि क्रिस्टल की मदद से उसका हमला उसके हमले से कम हानिकारक नहीं था।
उसने एक बार फिर दहाड़ लगाई, जेरेल्डिन, यह मेरा क्षेत्र है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर पर अंगूठी का कवच था और आग की लाल रोशनी परावर्तित हो रही थी। टेरेंस ने भी अपना जबड़ा कस लिया और वैसा ही किया। शुरू में तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अब उसे उससे दबाव महसूस हो रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह घायल हो गया था। जेरेल्डिन, तुम यहाँ क्यों हो? ऑटन ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन जो शान के चिल्लाने पर उसका ध्यान फिर से युद्ध में चला गया। उसने जल्दी से कुल्हाड़ी के एक और वार को रोक दिया। टक्कर से उत्पन्न शॉकवेव ने नीचे की धरती को चीर दिया। लुयिन अचानक बाहर निकल आया और रोविंग सटेप के साथ एक पल में ऑटन के पास पहुंच गया। उसकी अपनी हथेली बाहर निकली और उसके भीतर चांद दिखाई दिया। किसी भी लड़ाके ने इसकी उम्मीद नहीं की थी और जबकि जो शान केवल हिचकिचा रहा था, ऑटन की नजरें खाली हो गईं। अगले ही पल कॉस्मिक पाम उसके सीने पर गिर पड़ा, जिससे वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया क्योंकि उसका दिल कुचला जा रहा था। असीम ऊर्जा ने उसके सीने में एक छेद भी कर दिया और पीछे के एक घर में घुसकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इतने दबाव में जमीन भी टूट गई। जो शान ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। लुयिन ने अपना शरीर घुमाया और अपना पैर उसकी ओर घुमाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी पीठ जेरेल्डिन और टेरेंस की ओर हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझ पर हमला करो। जल्लाद की निगाहें झपक गईं, लेकिन उसने बिना किसी दया के सीधे स्टॉर्म स्लैश का इस्तेमाल करके हमला किया। लुयिन ने हमले को चकमा देने के लिए रोविंग सटेप का इस्तेमाल किया, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि उसके कपड़े फट जाएं। फिर उसने कहा, मुझे वहां धकेलो। जो शान ने दहाड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी आगे फेंकी। विस्फोटक हमले की ताकत उधार लेते हुए लुयिन ने खुद को दूर की लड़ाई की ओर फेंक दिया। जेरेल्डिन पहले से ही मौत की तरह पीली हो चुकी थी और उसका दाहिना हाथ चोट से कांप रहा था, जबकि टेरेंस का कवच नरक से फट गया था। वह कम से कम थोड़ा बेहतर था। लुयिन का शरीर टेरेंस से कुछ ही दूरी पर स्थित एक दीवार से टकराया और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। इसने आखिरकार युवक का ध्यान खींचा और उसने जल्दी से दूसरी लड़ाई की ओर देखा जहां ऑटन मृत पड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई और वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जो शान अचानक दूर उड़ गया। तुम भाग नहीं पाओगे। टेरेंस ने लुयिन की ओर पीट करके जो शान के पीछे छलांग लगाई। ये वह समय था जब लुयिन ने अभिनय छोड़ दिया और दीवार से कूद गया, कॉस्मिक पाम को छिपाने की जहमत उठाए बिना हथेली को फैलाया। चंद्रमा घूम गया क्योंकि वह अपने लक्ष्य की पीठ से मजबूती से जुड़ा था। टेरेंस को खतरे का एहसास होने से कुछ क्षण पहले ही उसे चोट लग गई थी, लेकिन तब तक बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चांद फट गया और टेरेंस जमीन पर गिर गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। लुयिन खुद भी टेरेंस के जवाबी हमले में उड़ गया। उसका कवच भी झटके से टूट गया और वह एक बार फिर दीवार से जा टकराया। जेरेल्डिन ने अपनी घायल बांह को थमे हुए पत्थर के पास अंदर जाते हुए देखा तो देखा कि पीले टेरेंस लगातार खून के खांस रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि उसने पीछे मुड़कर देखा कि लुयिन को दूर से गिरा हुआ था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उस हमले ने उसे इतनी बड़ी चोट कैसे पहुंचाई। उसकी सोच जल्दी ही खत्म हो गई क्योंकि मरते हुए टेरेंस ने अचानक एक बार फिर अपने अंधे दरवाजे खोले, एक अजीब बंदूक निकाली और अपनी ओर गोली चलाई। ऊर्जा विस्फोट ने उसके कंधे में छेद कर दिया और उसने सहज रूप से लुयिन के मूल प्रभाव के दूसरी ओर एक फ्लेम पाम के साथ प्रतिक्रिया की। उसने टेरेंस के घायल हिस्से को ढहा दिया। आखिरकार उसकी जान चली गई। जेरेल्डिन मौके पर ही जमीन पर गिर गया और टेरेंस की लाश को विस्मय से देखा जा रहा था, जबकि उसकी गहरी चादरें हो गई थीं। हालांकि गृहपात्रों के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या की कोई सीमा नहीं थी, फिर भी बहुत सारे प्रतिभागियों में से कुछ लोगों को नाराज कर सकते थे। यह विशेष रूप से टेरेंस के लिए सच था जो उनके स्कूल में शीर्ष 3 में था। कई लोगों को उम्मीद थी कि वे उस पर निर्भर थे, जिससे वह अपनी मृत्यु से थोड़ा चिंतित हो गई। लुयिन ने अपने घायल शरीर को घसीटा और कमजोरी से कहा, चिंता मत करो। अगर बुरा भी हुआ तो मैं अपने दादाजी से पैगोडा ग्रह पर भेजवा दूंगा। जेरेल्डिन ने अपने ऑल्डीन टेलीफोन पर कहा, तुमने उस पर हिल से हमला क्यों किया? यहाँ तक कि एक डबल शॉकवेव हिल भी उसे इस तरह घायल नहीं कर सकती थी। उसने कंधे उचकाए, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वह पहले से ही घायल था और मैं उसी जगह पर चोट मारने में कामयाब रहा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करती थी। टेरेंस का मुकाबला स्तर 2500 था। हमलों को रोकने के बावजूद एक साधक के लिए इस तरह की चोट पहुंचाना मुश्किल था। हालांकि वह फिर से कट गई क्योंकि उनके पीछे एक जोरदार आवाज गूंजी। भागे हुए जो शान ने काम खत्म करने के लिए फिर से प्रकट हुए। उसका कुल्हाड़ा एक बार फिर से नीचे गिर गया, लेकिन जैसे ही उसने आसानी से लुयिन को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पकड़ लिया, उसने तुरंत अपना हमला मोड़ दिया। लुयिन ने खुद को विकसित और एक और होल का हमला किया, जबकि वह खुद भारी चोटों से ग्रस्त थे। वह इस हमले के लिए काफी कमजोर थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने घुटने के बल पर उसे दूर धकेल दिया और खुद को गिरा दिया। जो शान ने फिर से दहाड़ लगाई और उस पर हमला किया, लेकिन उसने टेरेंस की बंदूक पकड़ ली और गोली चला दी। ऊर्जा किरण ने जल्लाद की कुल्हाड़ी और कंधे में छेद कर दिया, जिससे वह 1 दर्जन मीटर दूर गिर गई, जिसका कोई पता नहीं था। बस वहां सन्नाटा छा गया और चारों ओर केवल आग की निरंतर चिंगारी ही रह गई। 4 सिपाहियों और एक सीकर ने अपनी लड़ाई में नानजिंग के लगभग आधे हिस्से को जला दिया था और पूरे जिले को आग के समुद्र में डुबो दिया था। जेरेल्डिन ने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से कुछ दवा निकाली और उसे निगल लिया, जिससे उसकी कुछ चोटें कम हो गईं। कुछ ही मिनटों के बाद हर तरफ से आवाजें सुनी गईं। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह पत्थर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। युद्ध के मैदान में अपने घायल और छेदे हुए शरीर को घसीटते हुए वह लड़खड़ाती हुई जो शान की ओर जो जमीन पर बेसुध पड़ा था। जल्लाद के सैनिकों ने जल्द ही उसे घेर लिया। उसके घायल शरीर को देखते हुए वे हमला करने की तैयारी कर रहे थे। फैंग होंग और किन जुबान चश्मे वाले अध्ययन आगे बढ़ते हैं। तुरंत आत्मसमर्पण करो और हम आपकी जान बचा सकते हैं। आप मूल निवासी मेरी जान बचाना चाहते हैं? जेरेल्डिन ने घृणा से पूछा और अपनी बंदूक जो शान के सिर पर तान दी। क्या आप नहीं चाहते कि यह जीवित रहे? जल्लाद को छोड़ दो, चिल्लाया होगा। 10 मील पीछे, नहीं तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। फैंग होंग और अन्य कप्तानों ने एक दूसरे को देखा लेकिन हिले नहीं। हालांकि जेरेल्डिन की आंखों में एक खाली चमक थी और उसने पास में एक पत्थर उठाया और जो शान के सिर पर पटक दिया। खून बहता देख फैंग होंगिंग ने आखिरकार चिल्लाते हुए कहा, रुको। हम दूर जा सकते हैं, लेकिन हमें जल्लाद का इलाज करना होगा, नहीं तो वह मर जाएगा। जेरेल्डिन ने सिर हिलाया और डॉक्टर को आने दिया और प्राथमिक उपचार दिया। खून को रोकने में पूरे 20 मिनट लग गए, जिसके बाद वह बोली, उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं, हमें उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। अभी 10 मील पीछे जाओ और रुको, मैं 3 घंटे में निकल जाऊंगा, या मैं अभी इस मूल निवासी को मार डालूंगा। नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। अध्याय 17, प्रेरी बनना। क्या जल्लाद वहां 3 घंटे और रुक सकता है? किन जुबान ने दूर से उपस्थित डॉक्टर से पूछा और जब उसे इशारा मिला तो जेरेल्डिन को घेरने वाली सेना जल्दी से पीछे हट गई। किसी को भी नजर न आने पर उसने राहत की सांस ली। उसने सुरक्षित खेलने के लिए सिर्फ 3 घंटे की अवधि की मांग की थी।
उसे अपनी चोटों से उबरने के लिए सिर्फ 2 घंटे की जरूरत थी और बिना किसी सेंटिनल के कोई भी उसे उस समय रोक नहीं सकता था। इस सोच के साथ उसने टेरेंस की तरफ देखा, फिर उसकी नजर फिर से ऑटन पर गई। रुको, ऑटन कहाँ था? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने चारों ओर देखने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पूरे शरीर में एक तेज दर्द ने उसे वापस बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद को इस विचार से सांत्वना दी कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही ऑटन मरा न हो, वह 2 घंटे में उससे निपट सकती है। आखिरकार उसकी चोटें निश्चित रूप से उसकी चोटों से ज्यादा गंभीर थीं। जहां तक याटर की बात है, जिस लड़के ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी, उसे भी उसकी सजा मिलेगी। ऑटन की लाश 1000 मीटर दूर एक खंडहर इमारत में थी। उसके बगल में लुयिन हॉन्ट रहा था, वह भी बुरी तरह से घायल था, लेकिन उसके लिए अभी फॉर्मकास्ट मॉडल से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। इसके साथ उसका शरीर अभी भी कुछ हद तक ठीक हो सकता था। हालांकि उसने स्थिति को देखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मॉडल को खोजने से पहले ऑटन की 5 उंगलियां काटनी पड़ी, जिस बिंदु पर उसने उत्साह से उसे पकड़ लिया और उसे अपने शरीर में जोड़ दिया। एक तेज दर्द ने उसे अचानक जकड़ लिया, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसकी कोशिका संरचना में एक बेजोड़ शक्ति प्रवाहित हो रही है और उसे बदल रही है। फुर्तीली ऊर्जा तारों वाले आकाश को अनदेखा करती हुई प्रतीत हुई, जो उसके जैसे छोटे जीव को भी पृथ्वी से दूर ले गई। जल्द ही उसने मुंह से खून थूक दिया। कोशिका पुनर्व्यवस्था बहुत दर्दनाक थी, लेकिन यह एक अच्छा दर्द था। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर विकसित हो रहा है, आकाश के साथ अधिक से अधिक संगत हो रहा है। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया और जेरल्डिन के चेहरे पर फिर से लाली आ गई थी। उसकी चोटें बहुत बेहतर थीं, उपचार प्रक्रिया सही दिशा में चल रही थी। 1 और घंटा, उसने उत्साह से खुद से कहा। उस समय वहां से जाने की कोई योजना नहीं थी। उसका एकमात्र लक्ष्य अभी नानजिंग पर नियंत्रण करना था, ताकि उसे आने वाले छात्रों के अगले बैच के साथ सौदेबाजी करने का मौका मिल सके। हालांकि ब्लू जोन कुछ हद तक सुरक्षित थे, लेकिन हर कोई उस नियम का पालन नहीं करता था। आम परीक्षणों में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन अब जब एस्ट्रल 10 आने वाला था, तो हर कोई दिखावा करना चाहता था। उसे सबसे ज्यादा चिंता छात्रों के अगले बैच को लेकर थी जो आने वाले थे। हालांकि एस्ट्रल 10 की खबर फैलने से पहले ही उसका समूह तय हो चुका था, लेकिन निस्संदेह बहुत से प्रतिभाशाली छात्र होंगे जो अपना नाम बनाने के लिए दूसरे बैच में शामिल होंगे। वह जानती थी कि नानजिंग को बनाए रखना एक सपना था, लेकिन वह कम से कम थोड़ा बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए इस पर भरोसा करना चाहती थी। ये संभवतः टेरेंस के दिमाग में भी यही विचार था। आधा घंटा और बीत गया और जैसे ही जेरल्डिन को लगा कि वह ऑटन की तलाश में जाने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गई है, उसने 1 किलोमीटर दूर से स्टार ऊर्जा का एक भयावह उछाल महसूस किया। उसने चौंक कर देखा, यह क्या था? इमारत में लू यिन को आखिरकार दर्द कम होने लगा। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने अपने शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। यह भी था कि वह वास्तव में साधकों के दायरे में कदम रख चुका था, सितारों की ओर देखने का अधिकार प्राप्त कर चुका था। गड्ढे के पास वापस आकर जेरल्डिन ने अपनी घड़ी पर टैप किया और स्कैनर चालू किया। गैजेट ने 1000 की रीडिंग दिखाने से पहले कुछ बार बीप किया। कोई अभी सेंटिनल दायरे में घुसा था। क्या ये याटर था? जैसे कि उसने उसके विचार सुन लिए हों, दूर के खंडहरों को एक तरफ धकेल दिया गया क्योंकि लू यिन बाहर चला गया, सीधे उसकी ओर देख रहा था। उसका दिल सदमे में डूब गया, निगाहें टिमटिमा रही थीं। तुम एक सेंटिनल बन गए। लू यिन आगे बढ़ी और मुस्कुराई। तो तुमने नोटिस किया? जेरल्डिन ने भौहें सिकोड़कर धीरे से कहने की कोशिश की। याटर, माफ करना, मुझे तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया गया था। मेरा शरीर अपने आप ही हिल गया था। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं? मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं? एमएक्स गॉट जॉब सभी वास्तविक जानकारी के बारे में लू यिन आगे बढ़ा और लगभग 10 मीटर दूर चला गया। बेशक मुझे आपकी बात पर यकीन है। कुलीन छात्रों ने जीवन में कई जीवन और मृत्यु परिदृश्यों का सामना किया है, इस तरह की प्रतिक्रिया सामान्य है। जेरल्डिन मुस्कुराई। ये बहुत बढ़िया है। टेरेंस और ऑटन अब मर चुके हैं और यह मूल निवासी भी टूट चुका है। नानजिंग अब हमारा है। जब तक हम साथ मिलकर काम करते हैं, कोई भी इसे हमसे नहीं छीन सकता। लू यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उससे पहले क्या मैं कुछ उधार ले सकती हूँ? उसके चेहरे पर भाव जम गए। क्या उधार लेना है? कुछ खास नहीं, बस कुछ ऊर्जा क्रिस्टल। तुमने क्या कहा? उसने उसे घूर कर देखा। लू यिन ने उदासीनता से देखा। अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी सौंप दो। क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो? उसने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा मत कहो, मैं बस एक नजर देखना चाहता हूँ। जेरल्डिन ने उठकर फुसफुसाते हुए कहा, याटर, सिर्फ इसलिए कि उस फॉर्मकास्ट मॉडल ने तुम्हें थोड़ा ठीक कर दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे धमका सकते हो। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो और मैं भी ठीक हो गई हूँ। अगर हम लड़ते हैं तो तुम्हारी जीत की गारंटी नहीं है, और यह मत भूलो कि तुम अभी भी 1.3 के हो। अगर तुम वाकई लेवल के अंतर पर यकीन करती तो क्या तुम इतनी बकवास करती? लू यिन के होंठ फड़क उठे। चुप रहने के बावजूद उसकी आंखों में चमक देखकर उसने आगे कहा, लड़ाकू स्तर किसी की स्टार ऊर्जा के बाहरी प्रभाव का एक माप है। ये युद्ध में किसी की क्षमता का वास्तविक माप नहीं है। यह ज्यादातर पाठ्य पुस्तकों में पहली पंक्ति होती है। ये किताबें औसत दर्जे के छात्रों को परेशान न करने की कोशिश करती हैं। किसी का मुकाबला स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी स्टार ऊर्जा उतनी ही अधिक प्रतिद्वंद्वी को दबा सकती है। वरना आपको क्यों लगता है कि टेरेंस मुझसे लगभग 2 गुना ताकतवर है? मैं युद्ध तकनीकों से इसकी भरपाई नहीं कर सकता। लू यिन करीब आया और बोला, अगर तुम इतने आश्वस्त हो तो मुझ पर हमला करो। जेरल्डिन ने लू यिन की मूल आकृति को देखा और अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी से एक अग्नि क्रिस्टल निकाला। उसने खुद को एक लौ ताड़ना करने के लिए मजबूर किया जो एक ही युद्ध में लू यिन को हरा देगा। उस हमले के पलटाव से वह फिर से घायल हो जाएगी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। लू यिन ने अपनी हथेली में गहरे लपेटे भी देखे और अपनी हथेली में चांद घुमाने लगा, क्योंकि उसने बिना किसी मोटी लकड़ी के कॉस्मिक तार का इस्तेमाल किया था। संपर्क विस्फोट ने लपटों को पूरी तरह से बुझा दिया। जेरल्डिन की बाह में फ्रैक्चर हो गया और वह 100 मीटर दूर उड़ गई। वह दर्द और सदमे में उसे देख रही थी। उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ही युद्ध में उसे इतनी गंभीर रूप से घायल किया जा सकता है। आखिर यह किस तरह की युद्ध तकनीक थी? शॉकवेव पाम उसकी आग पाम के सामने कुछ भी नहीं था और उसे उसकी दीवार पर बलपूर्वक माना जाता था। लू यिन खुद हैरान नहीं थी। वह बेपरवाही से अपनी हिल पर नजर डाल रही थी। अब जब वह एक प्रेरी थी तो उसके प्रहार की शक्ति फिर से बढ़ गई थी। हमले में सितारों के निशान भी थे। विस्फोट ने केवल एक ब्रह्मांडीय पिंड से सब कुछ दबा दिया। जब उसके पास 2 या 10 या 20 होंगे तो क्या होगा? तब ये कितना उपयोगी होगा? वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बस इतना जानती थी कि वह इस युद्ध तकनीक की उत्पत्ति को प्रकट नहीं कर सकती थी।
विस्फोटों ने एक बार फिर किन्हुआन और बाकी लोगों को आकर्षित किया और जब सैनिक फिर से प्रकट हुए तो उन्होंने केवल लू यिन को जोहो शान के बगल में जमीन पर खड़ा देखा। यह अध्याय नवंबर ALBean.co/m द्वारा अपडेट किया गया है। भाई लू फैंग हॉन चौंक गया। वे सभी युद्ध से बहुत दूर थे और उन्हें यह देखने का मौका नहीं मिला कि क्या हुआ था। लू यिन ने आदेश दिया, इस औरत को बंद करो और जल्लाद को बचाओ। जेरेल्डिन को सैनिक ने तुरंत वहां से ले लिया, लेकिन जैसे ही जोहो शान को चुपचाप ले गया, वह होश में आ गया और उसने कमजोर आवाज में पुकारा, रुको। हर कोई करीब आ गया और जल्लाद लू यिन की ओर मुड़ा, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। जब तक मैं ठीक हो रहा हूं, नानजिंग की रक्षा करें। चिंता मत करो, लू यिन ने सिर हिलाया। धन्यवाद। इतना फोटो जोहो शान तुरंत फिर से बेहोश हो गया। आज की लड़ाई में नानजिंग को भारी क्षति पहुंची थी। लू यिन ने सैनिकों को नष्ट हो चुके सभा स्थल का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया और बचे हुए लोगों को शांत करने से पहले लुई और समूह को शहर वापस जाने का आदेश दिया। सौभाग्य से ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में उसे खुद चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जिससे वह शिविरों की जेलों के सबसे निचले स्तर पर जा सका। जेरेल्डिन के चारों ओर के अंगों को बांधकर बंद कर दिया गया था और चारों ओर से उस पर कई बंदूकें तान दी गई थीं। वे असामान्य हरकतों के पहले संकेत पर गोलियां चलाते थे, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो जाती, लेकिन लू यिन ने गार्डों को दूर जाने का आदेश दिया और अकेले ही वहां चले गए। उसने अपनी ब्रह्मांडीय अंगूठी उतारकर अपनी उंगली से खून की एक बूंद से उसे खोला और उसके सामान को टाइल पर खाली कर दिया। बहुत से लोग इन चीजों को खरीद नहीं सकते, वेस्टा और यहाँ तक कि ऑटन के पास भी एक भी नहीं थी। यहाँ आने से ठीक पहले उसने टेरेंस की अंगूठी पहले ही निकाल ली थी और अब जेरेल्डिन की बारी थी। तुम क्या हो? जेरेल्डिन ने अपनी बातें बताते हुए पूछा। लू यिन मुस्कुराई, तुम्हें क्या उम्मीद है? आप इस आदिम ग्रह के नहीं हैं, आप ब्रह्मांड में कहीं और से आए होंगे, उसने लू यिन को दांत पीसते हुए तर्क दिया। लू यिन ने सिर हिलाया और अपनी सारी ऊर्जा क्रिस्टल को पकड़ लिया, फिर अंडवियर जैसी अन्य वस्तुओं को अंगूठी में भरकर उसे वापस लौटा दिया। कॉस्मिक रिंग्स अपने उपयोगकर्ता के आनुवंशिक कोड से बंधी हुई थी, इसलिए उसके लिए इसे पकड़ना दुर्लभ होगा। अध्याय 18 प्रशिक्षण मिशन। लू यिन ने जेरेल्डिन के सभी क्रिस्टल लूटने के बाद ही कहा, मेरा नाम लू यिन है, याटर नहीं। मुझे गलत नाम से मत बुलाओ। लू यिन, क्या ये तुम्हारा पृथ्वी का नाम है? उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे आदेश दिया, सार्वभौमिक नेटवर्क में लॉग इन करें और नानजिंग को अपने नीचे नीला चिन्हित करें। जेरेल्डिन ने हंसकर कहा, लेकिन अन्यथा उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, आप जानते हैं, मुझे वास्तव में लोगों को प्रताड़ित करना पसंद नहीं है, लेकिन यह एक सैन्य अड्डा है और उनके पास आपको अपने साथ जोड़ने के सभी प्रकार के तरीके हैं। इन मूल निवासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह चिल्लाई। उस गुस्से का जवाब ठंडी निगाह से दिया गया, जरूर, लेकिन तुम्हारी कीमत कहीं ज्यादा भयावह और तत्काल होगी। जेरेल्डाइन ने कुछ समय तक उसकी निगाहों से नजर मिलाई, लेकिन अंततः उसने हार मान ली। अंत में वह सिर्फ एक छात्रा थी, हालांकि वह पृथ्वी के मूल निवासियों पर गर्व, ठंडी और यहाँ तक कि क्रूर भी हो सकती थी, लेकिन ये सिर्फ उनकी स्थिति में अंतर के कारण था। जब वह अंतर दूर हो गया तो जो कुछ बचा वह किसी भी अन्य की तरह एक सामान्य स्कूली छात्रा थी। लू यिन ने देखा कि वह लॉग इन करती है और नानजिंग को नीला कर देती है, ये देखते हुए कि ग्रह का एक बड़ा हिस्सा इन एलियंस द्वारा चिन्हित किया गया था। जेरेल्डाइन जैसी परिस्थितियां असाधारण होने के लिए बाध्य थीं, लेकिन चीन, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बड़े हिस्से ने रंग बदल दिया था। वह क्षेत्र जो उसके लिए सबसे अलग था, वह था हुबेई। क्या लियू शाओगे ने एक छात्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? क्या उसे मार दिया गया था? वह जेरेल्डिन की ओर मुड़ा, इस छात्र समूह में सबसे मजबूत कौन है? उसने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, एम्पायर ने ही इस विकास की शुरुआत की है, इसलिए छात्र कई अलग अलग स्कूलों से हो सकते हैं। टेरेंस मेरे सबसे मजबूत छात्रों में से एक था, लेकिन मुझे दूसरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लू यिन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसे छात्रों के मौजूदा बैच से निपटने का पूरा भरोसा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि असली चुनौती सिर्फ 2 महीने में शुरू होगी। जब सभी लोग व्यस्त थे तो उसने खुद को आकाश के दायरे में मौजूद किसी भी उत्परिवर्ती जानवर को हटाने का काम सौंपा, जिसे वह अपने स्कैनर से पहचान सकता था। 5 दिनों में उस काम को पूरा करने के बाद उसने सभी बचे हुए कप्तानों को बुलाया, यहाँ तक कि फ्रंटलाइन से लुओली और जूसान को भी वापस बुलाया। बाद वाला ये जानकर अचंभित रह गया कि उसका नया गुरु अब नानजिंग पर पूरा नियंत्रण रखते हुए जल्लाद की जगह ले रहा है, लेकिन इससे उसे सिर्फ ये पक्का यकीन हुआ कि उसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। लू यिन ने पहले ही शूसान का काफी साथ दिया था, जिससे उसे इस समय साधक बनने में मदद मिली। वह जानता था कि सेंटिनल बनने के बाद उस आदमी की कीमत आसमान छू जाएगी, लेकिन शूसान को बस इस तरजीही व्यवहार में मजा आया और उसने खुद को जल्दी से जल्दी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उसका मानना था कि लू यिन की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि वह और अधिक शक्तिशाली बन जाए, जिस बिंदु पर उसके अपने लाभ भी बेहतर होंगे। अगर किसी को मौजूदा सत्ता संरचना के बारे में कोई शिकायत थी तो वे उसे आवाज देने की हिम्मत नहीं करते थे। हर कोई जानता था कि लू यिन ने 2 रियल ऑफ स्काई विशेषज्ञों के साथ लड़ाई में हस्तक्षेप किया था, ये दिखाते हुए कि वह भी उस दायरे में पहुंच गया था। ये शक्ति का एक ऐसा स्तर था जो जल्लाद से मेल खाता था और कोई भी कप्तान अपनी सीमाओं को पार नहीं करेगा। जहां तक उन 2 कप्तानों का सवाल है जिन्होंने एक बार जेरेल्डिन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लू यिन ने अपराध की सजा के तौर पर उन्हें उनके पद से हटा दिया। लू यिन ने शेष 8 कप्तानों से कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम विस्तार प्रयासों को छोड़ना और नानजिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है। किसी ने झिझकते हुए जवाब दिया, राजधानी की ओर रास्ता बनाना जल्लाद की रणनीति का आधार था। अपने लक्ष्य से भटकना अच्छा नहीं होगा। मैं लू यिन से सहमत हूं, किन्हुआ ने जवाब दिया, नानजिंग अभी देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने के लिए बहुत कमजोर है। हमें बाहरी खतरों से बचने के लिए सबसे पहले इस जगह को स्थिर करने की जरूरत है। फैंग होंग और अन्य लोगों की सहमति देखकर लू यिन खड़ा हो गया, तो यह तय हो गया है। शिविर के सभी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। हम जिले के खोए हुए हिस्सों को वापस पाने के लिए पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। आखिरी बात तब कही गई जब वह बैठक से बाहर जा रहा था। बाकी लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते रह गए। किन जुबान गहरी सोच में डूब गई जब उसने लू यिन को जाते देखा। उसे लगा कि वह जल्लाद से भी ज्यादा साहसी था, जबकि वह अभी भी नानजिंग की मदद करना चाहता था, लेकिन शहर का कथित अस्थायी देखभालकर्ता जोहो शान की रणनीतियों को खारिज कर रहा था। हालांकि वह इस बदलाव से सहमत थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जब ऋषि जागेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। फैंग हॉन, थोड़ी देर के लिए जल्लाद के पास रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फैंग होंग हैरान था, क्यों? बहुत सावधानी बरतें, बस जल्लाद की रक्षा करें। उसे डर था कि लू यिन शिविर पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए जल्लाद को नुकसान पहुंचाएगा या मार भी देगा। कमरे के दूसरी ओर लुओ यी की आंखें चमक उठी जब उसने उन दोनों को बात करते हुए देखा। झाओ यू कुछ दिन पहले अकेले ही उत्तर पूर्व की ओर निकल गई थी। इस लड़की की हिम्मत काबिले तारीफ थी, लेकिन लू यिन को लगा कि यह फैसला बहुत समझदारी भरा नहीं था।
गढ़ में मूल रूप से 80,000 साधक रहते थे, लेकिन उनमें से 30,000 मूल रूप से अग्रिम मोर्चे पर तैनात थे। अब जब वे बाकी कप्तानों के साथ वापस आ गए थे, तो जिले की सुरक्षा काफी मजबूत हो गई थी। झोंगशान अब एक सच्चा किला बन गया था, लेकिन इसका मतलब था कि ग्रामीण इलाका पहले से कहीं ज्यादा नाजुक था। लाल सूर्यास्त की पृष्ठभूमि में आकाश में प्रकाश की किरणें चमक उठी, जिससे कई उड़ते हुए म्यूटेंट नष्ट हो गए। शहर की दीवारों के ऊपर लू यिन ने आवाज लगाई, अगर आपको जानवरों का समूह या ज़ॉम्बी की भीड़ दिखे तो बैलिस्टिक का इस्तेमाल करें, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। NOVL इनकॉम पर शीर्ष नॉवल अपडेट, समझ गया। दो कप्तानों ने जवाब दिया। दूर से अचानक चीखने की आवाज आई, बहुत सारे ज़ॉम्बी टुकड़े टुकड़े हो गए। एक विशालकाय लड़ाकू वाला जानवर शहर की ओर तेजी से बढ़ा। यह जमीन के करीब पहुंचा और रास्ते में ज़ॉम्बी के कई पांवों को पकड़ने के लिए और अपनी उड़ान के दौरान उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस पर हमला करो, जल्दी करो, किसी ने चिल्लाया और लोग घबरा गए। हालांकि लू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ऑटन की तलवार को अपने हाथ में लेकर छलांग लगा दी। एक सेंटिनल स्ट्रेट के युद्ध ने जानवर को सीधे जमीन पर गिरा दिया। चीख चीख में बदल गई क्योंकि उसके सिर प्रभाव से अजीब तरह से मुस्कुराया गया था। आवाज धीरे धीरे बंद हो रही थी। लू यिन अपनी पीठ पर कूद गया और तलवार को उसके सिर में घुसा दिया, जिससे 2 झटके लगे, जिसके बाद सभी हरकतें बंद हो गईं। दुर्भाग्य से दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में एक पल लगा। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, छिपा हुआ ऋषि, जिसे जल्द ही सभी ने सुन लिया। लू यिन का मुंह फाड़ उठा। वह एक और ऋषि नहीं बनना चाहती थी, लेकिन चाहे उसने भीड़ को कितना भी शांत करने की कोशिश की, ये शब्द जल्दी ही फैल गया। नानजिंग के आसपास बहुत कम लाशें या जानवर बचे थे क्योंकि गढ़ में रहने वाले साधकों ने उनसे ज्यादातर को पहले ही खत्म कर दिया था। लू यिन के आचरण का पालन करते हुए लोगों की अधिकतर ऊर्जा पश्चिमी भूमि को फिर से प्राप्त करने पर केंद्रित थी। लगभग आधे कैप्टन समर्थन में बाहर चले गए। बचे हुए लोग नानजिंग की ओर आते रहे और साधकों की संख्या भी बढ़ती गई। आधा महीना बीत गया और जल्द ही छात्रों के अगले बैच के आने से पहले 70 दिनों से भी कम समय बचा था। इस दौरान लू यिन ने अपने स्टार क्रिस्टल का लगभग आधा हिस्सा खेती करने के लिए इस्तेमाल कर लिया था और युद्ध स्तर 1500 पर पहुंच गया था। स्टार क्रिस्टल का उपयोग आमतौर पर खेती को बढ़ाने और किसी व्यक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि अधिक युद्ध कौशल को प्रशिक्षित करने या उच्च तकनीक वाले उपकरणों को शक्ति देने के लिए किया जाता था। थकान के बाद ऊर्जा को तेजी से पुनः प्राप्त करने के लिए भी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक अक्सर किसी की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है, लेकिन अकेले उच्च युद्ध स्तर के लोगों को सतर्क कर सकती है। जाहिर है, एक उच्च शक्ति स्तर शरीर की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मतलब है कि एक ही हमला अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक उसी तरह जैसे टेरेंस की शॉकवेव पाम जेरेल्डिन की युद्ध तकनीक का मुकाबला करने में सक्षम थी। हालांकि टेरेंस ने अपनी युद्ध कला को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ स्टार क्रिस्टल बचाए थे, लेकिन अंत में ये गायब हो गया, अन्यथा उसकी आखिरी लड़ाई अलग तरह से समाप्त होती। लू यिन ने अपने बचे हुए स्टार क्रिस्टल का उपयोग करके अपने कॉस्मिक पाम को बेहतर बनाने और कुछ अन्य चीजों को याद करने की योजना बनाई। जेरेल्डिन ने इन 2 हफ्तों के दौरान हार मान ली थी। लू यिन से मिलने का अनुरोध किया था। हालांकि उसने किसी को भी शारीरिक रूप से घूमने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसे एक अंधेरे तहखाने में एकांत में रखा गया था और चूहे से बना खाना खाने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ ही समय में वह टूट गई। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कामजोरी से विनती करते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और नजरें एकाग्र नहीं थीं। उसके शरीर से एक गंदा गंध निकल रही थी। लू यिन उदास रही। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? मैं नानजिंग की रक्षा करने में आपकी मदद कर सकता हूं और आप जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं मैं करूंगा। बस मुझे बाहर निकाल दो, मैं अपना दिमाग खो रहा हूं। लू यिन ने उसे घूरते हुए कहा, तो इस परीक्षण का मिशन क्या है? तुम सच में छात्र नहीं हो? तुम पृथ्वी पर कैसे पहुंच गए जबकि इस इतने लंबे समय से महान यू साम्राज्य की निगरानी में है? जेरेल्डिन की नजर चमक उठी, लेकिन जब लू यिन जाने के लिए मुड़ी तो उसने आवाज लगाई, रुको, ठीक है। मैं बस इंतजार कर रही थी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हमारा मिशन एक भागे हुए अपराधी का शिकार करना था। कोई अपराधी? लू यिन ने उसे पीछे से देखा। उन्होंने कहा, हमें परीक्षण एक दिन पहले मिशन शुरू करने से पहले दिया गया था। एक अपराधी परोल से उभर कर धरती पर आया। वह वही था जिसने ग्रह के विकास को गति दी। साम्राज्य ने कुछ समय के लिए इस ग्रह का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब यह सबसे अच्छा विकल्प था। हमें हमारे प्रशिक्षण में कई महीनों की देरी भी की, हमें बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। अध्याय 19 टाइम स्टॉप। लू यिन अचंभित रह गया। क्या आप लोग ही नहीं थे जिन्होंने पृथ्वी का विकास शुरू किया था? जेरेल्डिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जिस ग्रह पर हमें मूल रूप से प्रशिक्षण लेना था वह वास्तव में काफी दूर है। ये चौंकाने वाली जानकारी थी। अगर पृथ्वी का विकास महान यू साम्राज्य द्वारा शुरू नहीं किया गया था, बल्कि किसी तरह स्थानीय स्तर पर शुरू किया गया था, तो क्या यह उस लाश की वजह से हुआ होगा? ये फरार अपराधी कौन है? उसने पूछा। जेरेल्डिन ने कुछ बार खांसते हुए कहा, मुझे वास्तव में नहीं पता। उनकी पहचान गोपनीय है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वे कैसे दिखते हैं या उनका नाम क्या है। तो फिर आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे? यह एक गृहीय परीक्षण है, जाहिर है यह इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपराधी को पकड़ने में कामयाब भी हो गए तो क्या छात्र उसे पकड़वाने के लिए पर्याप्त होंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, शायद। वे इनवर्स से आते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, इसलिए उनके लिए मेल्डर से ज्यादा मजबूत होना नामुमकिन है। इसके अलावा उनके सारे उपकरण नष्ट हो गए हैं, इसलिए उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। लू यिन ने 10 मिनट की बातचीत के बाद जेरेल्डिन को छोड़ दिया। किसी को उसे ऐसी जगह ले जाने के लिए कहा जहां वह नहा सके और इलाज करवा सके। उसने खुद की देखभाल करने में पूरा दिन लगा दिया। अगले दिन दोपहर को ही उससे मिली। हालांकि वह पिछले कुछ हफ्तों से दर्द में थी, लेकिन यात्रा पर साथ लाई गई एक विशेष उपचार औषधि ने सुनिश्चित किया कि कंधे की चोट ही ठीक हो जाए। अपनी अगली मुलाकात में लू यिन जेरेल्डिन को नानजिंग के बाहर एक खाली मैदान में ले गया। तो क्या तुम अपने कंधे के बाहर पूरी तरह से ठीक हो गई हो? क्या तुम अपमान का बदला लेने के लिए मुझे हराने की कोशिश करना चाहती हो? जेरेल्डिन ने लू यिन को घूर कर देखा। उसके अंग अभी भी धातु की जंजीरों से बंधे हुए थे। हालांकि वह केवल हंसा। दिखावा करना बंद करो, तुम्हारी ताकत से ये चीजें तुम्हें रोक नहीं सकती। NOVAL इनकॉम पर नई कहानियां पढ़ें। खटखट। जेरेल्डिन तुरंत जंजीरों से मुक्त हो गई, लेकिन इससे उसके दाहिने हाथ में दर्द होने लगा। वह तुरंत पीली पड़ गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या तुम तब भी डरोगी अगर मैं इसे हटा दूं? लू यिन ने टेरेंस की बंदूक को उसकी बैग से निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। जेरेल्डाइन ने हथियार को देखकर चौंक गई। ये बंदूक जो सेंटिनल्स को भी घायल कर सकती थी, यही मुख्य कारण था कि वह उससे डरती थी। वह इसे इतनी आसानी से कैसे फेंक सकता था? चलो देखो कि तुम मुझे हरा सकती हो या नहीं। जीत का मतलब है नानजिंग पर नियंत्रण और बदला, क्या ये सही नहीं होगा? उसने उसे ताना मारा।
जेरेल्डिन की आंखें चमक उठीं और उसने अपने बालों को पीछे की ओर फेंका, पूरी ताकत से लू यिन की ओर दौड़ी। भले ही उसे हराने का यकीन न हो, लेकिन वह जानती थी कि वह कम से कम लड़ाई में खुद को बचा सकती है। आखिरकार वह खुद एक नया प्रेरी ही था। जब भी उसके पैर जमीन से टकराते तो चिंगारियां उड़ती, जब वह अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाती तो आग की लपटें उसके चारों ओर संघनित हो जाती। रोबिंग सटेप का उपयोग करते हुए लू यिन ने कुछ क्रिस्टल फेंकने से पहले फ्लेम पाम को आसानी से चकमा दिया। पर्याप्त आग नहीं है, फिर से प्रयास करें। जेरेल्डिन आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। चूंकि वह पहले ही शुरू कर चुकी थी, इसलिए वह जीतने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। आग के क्रिस्टल टूटकर ऊंची लपटें छोड़ने लगे, जिन्हें उसने अपने हाथ के एक मोड़ से संघनित किया और एक ही हमले में सब कुछ इकट्ठा कर लिया। लू यिन ने बस एक कदम पीछे हटकर अपना हाथ ऊपर उठाया, उसकी हथेली पर सितारे दिखाई देने लगे। धमाका! प्रभाव ने जमीन को तोड़ दिया, आग की लपटें आसमान में उठीं और वे पटाखों की तरह फूट पड़ीं। जेरेल्डिन शॉकवेव से उड़ गई, उसने हवा में एक और खून थूका और जमीन पर गिरते समय एक और खांसा। दूसरी ओर लू यिन उदासीन भाव के साथ अपनी जगह पर ही रहा। उसके कॉस्मिक पाम ने टेरेंस को तब मार दिया था जब वह सिर्फ एक साधक था और अब वह एक प्रेरी था। जेरेल्डिन के न मरने का एकमात्र कारण दया थी। कैसे? जमीन से उठने में भी असमर्थ, लड़की सदमे में बस घरघराहट कर रही थी। हालांकि वह जानती थी कि लू यिन के पास एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक है, लेकिन इससे पहले भी वह उसे हरा चुकी थी क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ थी। इस बार उसके फ्लेम पाम ने उसे पीछे भी नहीं धकेला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन शोर सुनकर शिविर से सैनिक दौड़े, लेकिन लू यिन ने उन्हें रोक लिया। वह जेरेल्डिन के पास गया। क्या तुम विरोध करना जारी रखोगी? वह कौन सी युद्ध तकनीक थी? उसने पूछा। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका कभी सुंदर चेहरा अब पीला पड़ गया था। लू यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, शॉकवेव पाम 3x। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा नहीं हो सकता कि वह शॉकवेव पाम हो, उसने कमजोरी से विरोध किया। लू यिन ने ऊर्जा बंदूक वापस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने किंवदंतियां नहीं सुनी हैं? एक बार एक पावरहाउस ने तारों को चकनाचूर करने के लिए 100 शॉकवेव पाम्स को ढेर कर दिया था। तुम्हें हराने के लिए 3 ही काफी हैं। जेरेल्डाइन अभी भी अविश्वास में थी। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस व्यक्ति को वह आसानी से कुचल सकती थी, वह अब उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। जाओ और अपनी चोटों को ठीक करो। अब से तुम मेरी अंगरक्षक हो। लू यिन मुस्कुराई और उसने खून का एक और कौर थूकते हुए चली गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इस बदमाश ने उसे चुनौती देने की अनुमति क्यों दी थी। वह केवल उसे पूरी तरह से अपने अधीन करना चाहता था। लू यिन अपने क्वार्टर में वापस लौटते समय अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि उसका मुकाबला स्तर केवल 1500 था, लेकिन उसका कॉस्मिक पाम अब कुछ ऐसा था जिसे एक शीर्ष टेरेंस भी संभाल नहीं सकता था। वह आखिरकार खुद का बचाव करने में आश्वस्त हो सकता था। जू सेन से प्रशिक्षण के दौरान उसकी रक्षा करने के लिए कहने के बाद वह नानजिंग के भीतर एक सीलबंद क्षेत्र में गया और एक स्टार क्रिस्टल निकाला और उसे कुचल दिया। इस बार उसने इसे अवशोषित नहीं किया, इसके बजाय एक बार फिर से अपने पासे को बुलाया। उसने पिछले उपयोग के बाद इसकी सुस्ती को देखा था और जबकि यह अपने आप अपनी चमक वापस पा रहा था, उसे विश्वास था कि स्टार ऊर्जा इसे भी सशक्त बनाने में सक्षम होगी। वह उम्मीद पूरी हुई और पासे ने क्रिस्टल की ऊर्जा को तेजी से अवशोषित किया जब तक कि कमरा एक बार फिर खाली नहीं हो गया। लू यिन ने स्टार क्रिस्टल निकालकर जारी रखा, ये देखते हुए कि धीरे धीरे अपनी चमक वापस पा रहा है। जब उसके पास एक क्रिस्टल बचा था, तभी वह पूरी तरह से अपनी पूर्व चमक में वापस आ गया, पहले की तरह स्टारलाइट में लिपटा हुआ। उसने अपने भूरे बालों से घबराहट के लक्षणों को साफ किया। इस चीज ने बहुत ज्यादा स्टार ऊर्जा खा ली थी। गणना करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि टेरेंस और जेरेल्डिन से लिए गए स्टार क्रिस्टल और पिछले कुछ दिनों में पासे द्वारा प्रतिबिंबित रूप से मरम्मत की गई ऊर्जा को जोड़ने पर पासे ने लगभग आधे क्यूब स्टार क्रिस्टल को डांट दिया था। यदि उसने सेंटिनल बनने पर जारी ऊर्जा के विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा को भी जोड़ा, तो पासे को ठीक होने के लिए संभवतः स्टार क्रिस्टल के पूरे घन की आवश्यकता होगी। टेरेंस एक अमीर छात्र के रूप में भी संभवतः इतने मूल्यवान संसाधनों को इतना अधिक नहीं ला सकता था। इस घटना ने लू यिन को यह पूर्वाभास दिया कि भविष्य में उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। उसे बड़ी रकम कमाने का कोई रास्ता ढूंढना था, अन्यथा वह अपनी जन्मजात प्रतिभा का उपयोग भी नहीं कर सकती थी जिसे वह कभी त्याग नहीं सकती थी। इसके पहले उपयोग ने उसे लौकिक कला के रूप में अविश्वसनीय कौशल आधारित किया था जिसका कोई परिणाम नहीं था, चाहे इसके लिए स्टार क्रिस्टल का एक क्यूब लगे या सो, वह इसका उपयोग करता है। सबसे बुरी स्थिति में वह बस लोगों को लूट लेगा। उसने आसपास के पास को अपने सामने तैरते हुए देखा और अपने हाथों को रगड़ते हुए उसे सहज से टैप किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह घूमने लगी। चलो मुझे कुछ अच्छा दो। उद्धरण चिन्ह। पासे के 5 चेहरे धीरे धीरे फीके पड़े गए, केवल 4 पिप्स वाला चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उसके आसपास का स्थान उसके विचार से पहले ही बदल गया। अखाड़ा और यहाँ तक कि पूरा नानजिंग गायब हो गया। वह केवल ग्रे और सफेद रंग का एक अंतहीन स्थान देख सकता था, जिसका न तो कोई आरंभ था और न ही अंत। उसके ऊपर असीम अंधकार था और नीचे की जमीन किसी ऐसी कठोर सामग्री से बनी हुई थी जिसे वह पहचान नहीं पाया। एकमात्र अन्य चीज जो उसके पीछे उल्टी गिनती की तरह लग रही थी। 2,59,200, 2,59,199, 2,59,198। टाइम स्टॉप डोमेन शब्द उसके दिमाग में तैर गया, जिससे वह दंग रह गया। क्या वास्तव में समय को छिपाना संभव है? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने केवल उड़ान में सुना था। उसे जल्द ही पता चल गया कि वह जो उल्टी गिनती देख रहा था वह सेकंड थी, जो उस समय को चेहरा थी जब उसे यहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी। 2,59,200 सेकंड या 4 के रोल के लिए ठीक 3 दिन। जब तक ये समय खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक बाहरी दुनिया बिल्कुल नहीं बदलेगी। लू यिन ने एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे धीरे उल्टी गिनती कर रहे अंतर्ज्ञान को देखा। क्या उनका जन्मदिन उपहार बहुत भयानक नहीं था? उसने अपना दिमाग साफ कर लिया और अपना सिर हिलाया, पासे को देखने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन देखा कि यह एक बार फिर से सुस्त था। अब उसे समझ में आ गया कि इतनी सारी सितारा ऊर्जा की आवश्यकता क्यों थी। इसका उपयोग इस स्थान तक पहुंचने के लिए किया गया था। अपने अंतिम स्टार क्रिस्टल के साथ एक छोटे से परीक्षण ने उसे अवाक कर दिया। जब उसने क्रिस्टल को फेंका तो संख्या बढ़ गई, लेकिन केवल 5 सेकंड के लिए। क्या यह बहुत छोटा नहीं था? अध्याय 20 सर्वनाश की उत्पत्ति। टाइम स्टॉप डोमेन ने शुरू में लू यिन को 3 दिन का फ्रोजन टाइम दिया, लेकिन इसे बढ़ाने की कीमत बहुत ज्यादा थी। एक मुट्ठी भर क्रिस्टल से सिर्फ 5 सेकंड का समय मिलता था। अगर इसे बढ़ाया जाए तो एक पूरा क्यूबिक मीटर टाइमर में सिर्फ 80 मिनट ही जुड़ेगा। स्टार क्रिस्टल की उसकी जरूरत एक बार फिर बढ़ गई थी। उसे खेती, युद्ध तकनीक प्रशिक्षण उपकरण, अपने पासे को चार्ज करने, टाइम स्टॉप डोमेन की अवधि बढ़ाने और 1 लाख अन्य छोटी चीजों के लिए उनकी जरूरत थी। वह यह मानने लगा था कि अगर उसे पर्याप्त क्रिस्टल मिल जाए तो कुछ बदनाम काम भी इसके लायक होंगे। वास्तव में शायद एक अंतरतारकीय डाकू बनना एक बुरा करियर विकल्प नहीं था।
उस विचार को झटकते हुए उसने अपने आसपास की जांच की। यहाँ 3 दिन का समय काफी अजीब था। उसके पास अवशोषित करने के लिए कोई स्टार क्रिस्टल नहीं था और उसके पास अपने कॉस्मिक पाम को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अन्य तकनीकों के बारे में क्या? एक पल के लिए आश्चर्य करते हुए उसने जल्द ही फैसला किया कि केवल एक ही तकनीक थी जिसका वह अभी अभ्यास कर सकता था, स्पेस रेंडर पाम। स्पेस रेंडर पाम शॉकवेव पाम का उन्नत संस्करण था जो आम लोगों के लिए उपलब्ध एक और युद्ध तकनीक है। इसकी शारीरिक जरूरतें शॉकवेव पाम से कहीं ज्यादा थी, इस हद तक कि कई मेल्डर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हालांकि यह उसके लिए बिल्कुल सही था। उसके पास किसी और चीज को प्रशिक्षित करने के लिए कोई ऊर्जा क्रिस्टल नहीं था और उसे अपने शरीर की ताकत पर पूरा भरोसा था। स्पेस रेंडर पाम शॉकवेव पाम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक लंबी दूरी का हमला था। यह उसकी मौजूदा कमियों की भरपाई कर सकता था। हालांकि वह कुछ समय से अपनी युद्ध तकनीकों का अभ्यास नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने शरीर के लिए अपने प्रशिक्षण के नियम में ढील नहीं दी थी। शॉकवेव पाम की लगभग 0 स्टार ऊर्जा लागत ही वह कारण थी जिसके कारण लुयिन वेस्टा को मारने के लिए इसका उपयोग करने में सफल रहा था। हालांकि ब्रह्मांड पूरी तरह से स्टार ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन हर ग्रह का एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र था और उनमें से कुछ इसके अनुकूल नहीं थे। शॉकवेव पाम जैसी तकनीकें जो किसी की शारीरिक ऊर्जा पर निर्भर करती थी, उन्हें अधिकांश लोगों द्वारा बहुत कम आंका गया था। अधिक दुर्जय युद्ध तकनीकों का पीछा करने की प्रक्रिया में उन्होंने ये सोचने के लिए रुका नहीं कि क्या उन तकनीकों का उपयोग सभी स्थितियों में किया जा सकता है। जैसे जैसे टाइमर नीचे जाता रहा, वह नीचे गया और एक उंगली से पुशअप करना शुरू कर दिया। 3 पसीने भरे दिन जल्दी ही बीत गए और लुयिन ने अपने सामने के दृश्य को एक बार फिर से विकृत होते देखा। वह पृथ्वी पर अभी प्रवेश करने वाले प्रशिक्षण क्षेत्र में वापस लौटा और एक त्वरित नजर ने पुष्टि की कि उसके 3 दिनों के कठिन प्रशिक्षण में केवल 1 सेकंड ही बीता था। जल्दी से नहाकर उसने रात के बाकी समय के लिए आराम किया। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए विजिट n0vl/b*i*.com। अगली सुबह जब वह जेरल्डिन से मिला तो लुयिन ने उसकी निगाहों में भय की झलक देखी और उसने पूछा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी भूमिका क्या है? आपका अंगरक्षक, जेरल्डिन ने धीरे से उत्तर दिया। वह हंसा। चलो चलें, जल्लाद जल्द ही जाग जाएगा। जेरल्डिन से कहीं अधिक गंभीर चोटें लगने के कारण जो शान को उन्नत चिकित्सा से गुजरना पड़ा। टेरेंस से गंभीर घाव लगने के बाद अगर लुयिन न होता तो ऑटन उसे मार देता है। आधे महीने के उपचार के बाद भी वह दिखने में दुबला और कमजोर हो गया था। जब लुयिन जेरल्डिन को जल्लाद के वार्ड की ओर ले गया तो फैंग होंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। भाई लू नहीं, हिडन सेज जल्लाद जाग गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लुयिन को इस उपनाम के इस्तेमाल से महसूस हुआ। जब छात्रों का दूसरा बैच आने वाला था तो वह निश्चित रूप से उस उपाधि को नहीं चाहती थी क्योंकि इससे उसकी पीठ पर असर पड़ता था। हालांकि अब नानजिंग के सभी लोग उसे इसी उपाधि से पुकारते थे और यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि वह आकाश के क्षेत्र में पहुंच गया था। रगड़ने का कोई तरीका नहीं था। तुम यहाँ रह सकते हो, उसने जवाब दिया। फैंग होंगे को पीछे बनाए हुए वार्ड में प्रवेश किया। फैंग होंग ने स्पष्ट रूप से जेरल्डिन को संदिग्ध से देखा, लेकिन उसने उसे कोई परेशानी नहीं दी। उसे यहाँ लुयिन के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। यदि वह अपने जैसे महान ब्रह्मांड से नहीं होता तो उसके अहंकार को उसे झुकने देने में थोड़ा समय लगता है। वार्ड में जो शान के अलावा किन जुबान ही मौजूद थी। जैसे ही उसने लुयिन को जो शान के सामने आते देखा, वह सतर्क हो गई। लुयिन काफी खुश थी। मेरी बात पर ध्यान मत दो, मैं सिर्फ जल्लाद से बात करने आई हूँ। किन जुबान, एक तरफ हट जाओ। जो शान की कामजोर आवाज ने उसे खुद से बड़बड़ाना बंद करने और एक तरफला के लिए प्रेरित किया। लुयिन ने अपनी ओर देखा। तुम जा सकती हो। किन जुबान की नजर बदल गई और उसने जो शान की ओर देखा जिसने सहमति में सिर हिलाया। फिर भी वह मोटरसाइकिल में झिझक साफ दिख रही थी। माफ करें, वह मेरे बारे में बहुत चिंतित है, जो शान ने कामजोरी से कहा और लुयिन को बैठा दिया। लुयिन उस आदमी के बिस्तर के पास बैठ गई और मुस्कुराई। उसे डर है कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगी। वह हंसते हुए बोलती हैं, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो मैं इतना लंबा जीवन नहीं जी पाता। मैंने सुना है कि तुमने नानजिंग और पश्चिम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तर पर ध्यान छोड़ दिया है। लुयिन ने सिर हिलाया और उठकर खिड़कियों के पास गया और जोंगशान के निराशाओं को घूरने लगा। सर्वनाश को आधा साल हो गया है। बहुत सारी ज़ॉम्बी हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। उत्परिवर्ती जानवर एक अलग कहानी है। वे समय के साथ मजबूत होते जाएंगे और अगर इसे बहुत ज्यादा फैलाया गया तो पूरी फ्रंटलाइन सूख सकती है। ये बिल्कुल इसलिए है क्योंकि पिछले आधे साल से मैं बाकी लोगों से संपर्क करना चाहता था और चीन को वापस पाने के लिए हाथ मिलाना चाहता था। झाओ यू ने इसी कारण से नानजिंग आने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। लुयिन ने पलटकर कहा, हरदिंगगढ़ में कितने लोग घायल होते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारा रास्ता कितना लंबा होगा? मैंने पहले ही लुई को रिपोर्ट कर दी थी कि कथित सुरक्षित रास्तों पर एक बुद्धिमान ज़ॉम्बी राजा था। वह चीज विकसित हो सकती थी और यहाँ तक कि प्राथमिक युद्ध तकनीक विकसित करने के लिए विशेष अभियानों का उपभोग भी कर सकती थी। आपके कप्तान इसे संभाल नहीं सकते। क्या आप व्यक्तिगत रूप से वहां जाएंगे? और आप खुद कितना कर सकते हैं? क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि रास्ते में भी एक आकाश का क्षेत्र न हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जो शान कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे राजधानी से संपर्क स्थापित करना होगा। मुझे सर्वनाश की उत्पत्ति का पता लगाना होगा। लुयिन ने उत्साहित होकर पूछा, सर्वनाश की उत्पत्ति? जो शान ने लुयिन को शायद देखा। जब देश नेपच्यून से उस लाश को वापस लाया तो हमें कुछ खबर मिली। हम बाकी सभी से आगे रहने वाले और 7 ऋषि बनने के लिए खबरों पर निर्भर थे, लेकिन लाश ने अपनी खुद की समस्याएं खड़ी कर दी। लेकिन समस्याएं थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उसके शरीर पर एक असामान्य पदार्थ की खोज की जिसे डीएनए में अजीब बदलाव लाया जा सके। मेरा अध्ययन है कि इसी वजह से सर्वनाश हुआ। फिर क्या हुआ? जो शान ने पीड़ादायक भाव के साथ कहा, मंत्रालय पदार्थ को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए प्राइमरी ने शव को ले जाने का आदेश दिया। हम 7 को चीन के अलग अलग हिस्सों की रक्षा के लिए अलग कर दिया गया था। प्राइमरी ने शायद पहले ही सब कुछ भांप लिया था, लेकिन सर्वनाश उसी दिन हुआ जिस दिन शव को ले जाना गया था। लुयिन जो शान को ध्यान से देख रहा था, लेकिन जल्लाद छत को घूर रहा था। हमें पता नहीं कि यह कैसे हुआ, लेकिन एक पल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अध्ययन, प्राथमिक और बहुत से अन्य लोग एक बड़े विस्फोट में मारे गए। हमने संपर्क करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि क्या हुआ। यहाँ तक कि झांग दिंगटियन भी राजधानी में नहीं था। उस लाश के बारे में क्या? लुयिन ने जल्दी से पूछा। उस चीज में एक फॉर्मकास्ट मॉडल होगा और यह यूनिवर्स का वही अपराधी हो सकता है जिसे ये छात्र दबाने की कोशिश कर रहे थे। जो शान ने अपना सिर हिलाया। कोई जानकारी नहीं, पीछे केवल लावा से भरा एक विशाल गंधा रह गया था। उस विस्फोट में सारी जानकारी गायब हो गई और सर्वनाश हो गया। लुयिन समझ गया कि जो शान झूठ नहीं बोल रहा था।
वह हुबेई से नानजिंग आया था, खास तौर पर लाश की तलाश के लिए। ऐसा लग रहा था कि उसे राजधानी का दौरा करना था। उसने आह भरते हुए कहा, थोड़ा आराम करो, मैं जा रहा हूँ। क्या आप नानजिंग छोड़ रहे हैं? झोऊ शान ने पूछा। तुम नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं? बिल्कुल नहीं, तुम ही अकेले हो जो शहर की रक्षा कर सकते हो। तुम धरती के दायरे में रहते हुए भी सबसे ताकतवर एलियंस को घायल करने में कामयाब रहे। अब जब तुम आकाश के दायरे में हो तो तुम निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। मुझे उम्मीद है कि तुम डर रहोगे। कैंप तुम्हारे प्रयासों का पालन करेगा और मैं भी। लू यिन उलझन में थी, क्यों? आप अभी भी पूजनीय जल्लाद हैं, मेरे जाने के बाद भी नानजिंग आपका ही रहेंगे। झोऊ शान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। क्या आपको लगता है कि मुझे यह उपाधि चाहिए? मैं एक पेशेवर सैनिक हूं, मैं प्राथमिक के व्यक्तित्व के कारण नानजिंग की रक्षा करता हूं और कुछ नहीं। नानजिंग में लाखों लोगों का बचना ही सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे उम्मीद है कि आप यहां रहकर उनकी रक्षा कर सकते हैं। लू यिन ने झोऊ शान की आंखों में देखा और उस आदमी को कमजोरी का एक भी संकेत नहीं दिखा। उसने अंततः सिर हिलाया और वार्ड से बाहर जाने के लिए मुहा, मैं अभी भी दब रहूंगा। झोऊ शान ने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। आधे महीने पहले की लड़ाई उसकी यादों में गहराई से अंकित थी। उसे जल्लाद कहा जाता था, लेकिन वह एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं था। लाखों लोगों की जान का दबाव बहुत अधिक था और वह निश्चित उम्मीद करता था कि लू यिन भविष्य के लिए पीछे रह जाए, जहां उसके लोग बच जाएं। लाश के बारे में जानकारी बहुत गुप्त थी, लेकिन इससे उसकी ईमानदारी का पता चलता था। लू यिन के जाने ही किन जुबान जल्दी से वार्ड में रिहा हो गया और लू यिन ने जेरेल्डिन को साथ लेकर जाने से पहले फैंग होन की ओर सिर हिलाया। झोऊ शान का सैनिक होना एक बड़ा खुलासा था, क्योंकि यह एक अतिरिक्त जिम्मेदारी थी। लू यिन उस बोझ को उठाना नहीं चाहता था, हालांकि वह जल्लाद का सम्मान करती थी, लेकिन वह उस आदमी का नेतृत्व करने के लिए हमेशा पीछे नहीं रहती। टेरेंस के फॉर्मकास्ट मॉडल के साथ वह अभी भी यहाँ रह सकती थी और तब तक इंतजार कर सकती थी जब तक वह मेल्डन नहीं बन जाती। हालांकि उस लाश से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था।